ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम, अध्याय 1081 पैंथियन के जल्लाद से मिलना। छाया के बीच ग्रिफी की आवाज़ ने एक भयावह लय पकड़ ली। एक ऐसी हड्डी दर्द भरी कहानी बुन रही थी जो उसके अस्तित्व के अंधेरे से गूंज रही थी। एक घटना हुई थी, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ में एक क्रूर याद थी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। एक युवक अंधेरे के देवता के मंदिर की फुसफुसाहट से उत्सुक और मोहित था। ग्रामीणों को डर था कि वह उस निषिद्ध देवता की पूजा को अपना सकता है, इसलिए वे मेरी ओर मुड़े। दुष्ट संतुष्टि से भरी एक हंसी उसके होठों से निकल गई। उन्हें विश्वास था कि मेरे पास उसे उस भाग्य से बचाने की शक्ति है, इसलिए वे उसे मेरे घर ले आए और उसके जीवन की याचना की। जब वह अपनी कहानी जारी रख रही थी तो उसके शब्दों में एक भयानक शांति थी। मैंने उसकी विनती मान ली। आप देखिए, मैंने उसे जिंदा रखा, उसके शरीर का स्वाद थोड़ा थोड़ा करके चखा। उसकी चीखें, ओह, वे मेरी सिम्फनी बन गईं। हर नोट पिछले से ज्यादा संतोषजनक था। जब वह उस भयावह घटना को याद करती है तो उसकी आवाज़ में रुगन आकर्षण की भावना नाचती है। उसने हर उस देवता को पुकारा जिसकी कल्पना की जा सकती थी, जिसमें वह भी शामिल था जिसके बारे में उसे चेतावनी दी गई थी, अंधेरे का देवता। उसकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ीं जबकि मैं उसकी पीड़ा का आनंद ले रही थी। ग्रिफी के शब्दों में एक विकृत मनोरंजन टपक रहा था क्योंकि उसने अपनी दुष्टता की पराकाष्ठा को प्रकट किया। जब मैंने उसके अस्तित्व का हर हिस्सा खा लिया तो केवल उसकी हड्डियां बची थीं। मैंने उन्हें थूक दिया और एक तरफ फेंक दिया। फिर मैंने अपनी कहानी सुनाई जो अधिक ज्ञान की तलाश में गांव से उसके प्रस्थान की थी। जब वह अपने द्वारा बुने गए धोखे को याद कर रही थी तो उसकी आवाज़ मजाक उड़ा रही थी। गांव वालों ने मेरे झूठ पर यकीन कर लिया, इसलिए वे अपने डर और संदेह को नज़रअंदाज करने को तैयार हो गए। मूर्ख उनमें से हर एक, क्योंकि उन्होंने धोखा खाना चुना। हड्डियों के ठंडे टीले के बीच बैठा माइकल शांत भाव से ग्रिफी की कहानी सुन रहा था। उसका काला कवच उसे रहस्य के कफन की तरह ढंक रहा था। जैसे ही उसकी भयावह कहानी अपने अंत पर पहुंची, उसने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, इससे पहले कि उसकी आवाज़ अंधेरे में से निकल कर आती। तुम्हारी कहानी मुझे एक पुरानी कहानी की याद दिलाती है, उसने शुरू किया। उसका लहजा संयमित और विचारशील था। एक बार एक घमंडी शिकारी था जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता था। उसने अनगिनत कमज़ोर शिकार का शिकार किया और उन पर जीत का दावा किया, जिससे उसका अहंकार और बढ़ गया। फिर भी उसके अहंकार ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह अंतिम शिकार को जीत सकता है, एक शिकारी जो अंधेरे और मिथक में घिरा हुआ था। एक सूक्ष्म विराम ने प्रत्याशा का भार उठाया और फिर उसने आगे कहा। शिकारी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह शिकारी के क्षेत्र में चला गया है। ये चालाक शिकारी, जो एक कमज़ोर शिकार की तरह दिखाई दे रहा था, शिकारी को अपने करीब आने की अनुमति देता था। जैसे ही शिकारी को लगा कि वह नियंत्रण में है, शिकारी का असली स्वभाव सामने आ गया। माइकल के शब्दों में एक शांत तीव्रता थी जो गुफा के भयावह माहौल को दर्शाती थी। शिकारी के शिकार के रूप में छद्मवेश धारण करके चालाकी से भूमिकाएं बदल देता था। प्रत्येक सुनियोजित चाल के साथ शिकारी ने स्थिति को बदल दिया, शिकारी को शिकार में बदल दिया। उसने अपनी कहानी के निहितार्थों को हवा में लटका दिया, जो ग्रिफी द्वारा बुनी गई कहानी का एक दर्पण था। अंत में शिकारी का अहंकार उसका पतन था, उसकी अपनी अजेयता में उसका विश्वास उसकी कमजोरी की वास्तविकता से चकनाचूर हो गया। शिकारी ने भाग्य के इस मोड़ का आनंद लिया, क्योंकि असली शक्ति केवल ताकत में नहीं बल्कि धोखे और हेरफेर की कला में निहित है। ग्रिफी की हंसी गुफा में गूंज रही थी, अंधेरे की एक भयावह सिम्फनी। आह, बदलती भूमिकाओं और छिपे इरादों की कहानी, उसने माइकल की कहानी के जवाब में सोचा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि असली शिकारी कौन है और हमारे बीच इस नृत्य में कौन बेखबर शिकार है। माइकल ने अविचल शांति के साथ जवाब दिया। समय आने पर भूमिकाएं स्पष्ट हो जाएंगी, उसने कहा। उसके शब्दों में रहस्यपूर्ण आश्वासन का संकेत था। जैसे जैसे हवा प्रत्याशा के एक अंतर्प्रवाह के साथ कांप रही थी, गुफा की छायाएं गहरी होती जा रही थीं, अंधेरे से एक आकृति के उभरने के लिए तैयार हो रही थीं। माइकल ने भौहें सिकोड़ी, क्योंकि एक परिचित सिलहुट दिखाई दिया। ये कार्मेला थी, फिर भी उसकी उपस्थिति अलग थी, एक अशांत आभा के साथ। कार्मेला की हंसी में एक भयानक धार थी। यह एक भयावह ध्वनि थी क्योंकि उसे एक स्पष्ट एहसास हुआ। ग्रिफी ने कार्मेला के शरीर पर नियंत्रण कर लिया था। जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, कार्मेला के चेहरे के भाव विकृत होते गए, मासूमियत का असली रूप दुष्टता के कब्जे से विकृत हो गया। उसने ग्रिफी की मुड़ी हुई निगाहों से आंखें मिलाईं, जो अब कार्मेला के जहाज में समा गया था। मुझे देखकर हैरान हो गए, युवा शिकार। कार्मेला की आवाज़ में गहरे मनोरंजन की झलक थी, ग्रिफी का एक भयावह मजाक। गुफा में तनाव बढ़ने पर उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान नाचने लगी। देखिए, मुझे इस युवती का शरीर काफ़ी पसंद आया है। ऐसी क्षमता, ऐसी भेद्यता, मेरी कला के लिए एकदम सही कैनवास।
ग्रिफी अध्याय 1082 एलिमेंटल अट्यूनमेंट क्षेत्र। माइकल की दहाड़ दलदल में गूंज उठी जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, ग्रिफी के अचानक भागने पर हताशा से उबल रहा था। हालांकि उसका गुस्सा तुरंत ही बदल गया जब उसने देवदूत के आगमन का सामना किया। देवदूत से निकलने वाले आत्मविश्वास ने माइकल को बताया कि वह एक महान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था, एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जो भगवान के सामने भी डरता नहीं था। जितना चाहो विरोध करो, दुष्ट भगवान, देवदूत की आवाज़ दलदल में गूंज उठी। इसकी आवाज़ ही देवदूत की अपार शक्ति को व्यक्त करती थी। तुम टेलीपोर्टेशन के जरिए बच नहीं पाओगे, देवदूत ने घोषणा की। एक चमकदार लाल रून उत्कीर्ण धातु की प्लेट निकाली। प्लेट टुकड़ों में विभाजित हो गई जो माइकल के चारों ओर हर दिशा में फैल गई। धीरे धीरे उसके चारों ओर की जगह घनी होती गई, जिससे छाया टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने की उसकी क्षमता कम हो गई। तुमने मुझे कैसे पाया? माइकल ने पूछताछ की, हालांकि उसे पता था कि उसकी शक्ति के इस्तेमाल ने देवताओं को उसकी उपस्थिति के बारे में सचेत कर दिया था। उनके रैंकों में से एक जल्लाद ने उसे खोज निकाला था। तुम न तो पहले हो और न ही आखिरी दुष्ट देवता हो जिसका मैं शिकार करूंगा, देवदूत ने आज्ञाकारी अंदाज में घोषणा की। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने देवदूत पर झपट्टा मारा और तेजी से मुक्कों की बौछार कर दी। हालांकि देवदूत ने वार को रोकने के लिए हाथ नहीं उठाया। इसके बजाय उसने हमले को झेला। उसका शरीर लगभग माइकल के हमले को आमंत्रित कर रहा था। एक अंतिम किक ने देवदूत को पीछे धकेल दिया, जिससे वह दलदल के पानी के आलिंगन में जा गिरा। फिर भी देवदूत तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एकमात्र स्तर 2 देवता, कितना निराशाजनक है, देवदूत ने अपने आकलन से माइकल को चकित करते हुए उपहास किया। माइकल के वार सहने से देवदूत को अपने दिव्य स्तर का अंदाजा लगाने का मौका मिला। एक पल में देवदूत की कलाई हिल गई, जिससे एक छोटा कांच का कंटेनर दिखाई दिया जिसमें ऊर्जा का एक चमकीला टुकड़ा था। कंटेनर से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस किया जा सकता था। माइकल देवदूत की ओर बढ़ा। उसने देवदूत की कृपा के टुकड़े को अवशोषित करने और उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के इरादे को पहचाना। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, पानी की गहराई से 2 बड़े हाथ उभरे और उसके पैरों को जकड़ लिया। माइकल ने नीचे देखा और देखा कि उसके अंगों पर धातु के हाथ बंधे हुए थे। उसने खुद को मुक्त करने के लिए जोर लगाया, हवा में ऊपर चढ़ने के लिए अपने धातु के पंखों को हिलाया। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसे पहाड़ों द्वारा खींचा जा रहा हो। उनकी ताकत किसी देवता की अपार शक्ति से भी कहीं ज्यादा है। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम मेरे साथ देवदूत के पास जाओगे, देवदूत ने कृपा के टुकड़े को निगलने से पहले घोषणा की। जिस क्षण ऊर्जा देवदूत के मुंह में गई, एक चमकदार चमक ने उसे घेर लिया, जिसने माइकल का ध्यान आकर्षित किया। चेतावनी, देवदूत भगवान स्तर 5 पर पहुंच गया है। सिस्टम मेजबान को भागने की सलाह देता है। टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करें। माइकल ने अपने मन में चिल्लाया। टेलीपोर्टेशन अनुपलब्ध है। मेजबान के पास टेलीपोर्टेशन लॉक तोड़ने के लिए आवश्यक बिंदु नहीं है। सिस्टम की प्रतिक्रिया ने माइकल को कोई सहायता नहीं दी। जल्दी से प्रतिक्रिया करते हुए उसने अपनी काली तलवारें निकाली और मृत्यु की शक्ति का आह्वान किया। आसपास का वातावरण पूर्ण अंधकार में डूब गया। फिर भी देवदूत की चमक ने अंधकार को मात दे दी। स्तर 2 के देवता और स्तर 5 के देवता के बीच की असमानता को पाटना असंभव था। अंधकार के देवता, मैं इस क्षेत्र में आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, देवदूत ने कहा। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। माइकल के पैरों को फंसाने वाले 2 धातु के हाथ धीरे धीरे दलदल से बाहर निकले, खुद को विशाल धातु के गोले के रूप में प्रकट किया। ये संरचनाएं लगभग 10 फीट ऊंची थीं। उनके शरीर एक गहरे, प्राचीन धातु से बने थे जो पहनने के लिए अभेद्य लग रहे थे। उनकी आंखें एक दुष्ट लाल रोशनी से चमक रही थीं और उनकी बड़ी मुट्ठियां लड़ाई के लिए तैयार थीं। इन गोलेम ने बहुत से दुष्ट देवताओं को नीचे गिराया है और तुम अपवाद नहीं होगे, देवदूत ने कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने गोलेम से भिड़ गए, मुक्त होने के लिए अपने हमले शुरू कर दिए। उसके हाथों से काली बिजली निकली जो गोलेम की ओर बढ़ रही थी, लेकिन बोल्ट उनके धातु के शरीर द्वारा अवशोषित हो गए थे। फिर उसने उनकी सुरक्षा को भेदने की उम्मीद में काली किरणें छोड़ीं, लेकिन गोलेम दृढ़ रहे। यहाँ तक कि जब उसने काली लपटों को बुलाया जो उनके रास्ते में सब कुछ भस्म कर देना चाहिए था, तो लपटें बिना किसी नुकसान के गोलेम की सतहों पर नाचती रहीं। देवदूत, जिसकी शक्ति अनुग्रह से बढ़ गई थी, ने गोलेम पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। गणना की गई सटीकता के साथ वे दोनों तरफ से माइकल पर आगे बढ़े। उनके भारी कदमों से दलदल में कंपन हो रहा था। उनका हर प्रहार पहाड़ों की टक्कर जैसा था और माइकल द्वारा उन्हें रोकने के प्रयास निरर्थक होते जा रहे थे। खोज, धुंधले दलदलों का रहस्य पूरी हो गई है। मेजबान को 1 मिलियन बदमाश अंक मिले हैं। जबकि माइकल ने अथक गोलेम और सशक्त देवदूत से लड़ाई जारी रखी, सिस्टम से अचानक सूचना ने अराजकता के बीच आशा की एक किरण ला दी। एक पूर्ण खोज के माध्यम से महत्वपूर्ण संख्या में बदमाश अंक अर्जित करने की संभावना एक स्वागत योग्य आश्चर्य था। तीव्र संघर्षों और शक्ति के आदान प्रदान के बीच
माइकल उस स्थान पर एक त्वरित नज़र डालने में कामयाब रहा जहां उसने कार्मेला को छोड़ा था। उसे राहत मिली, वह कहीं नहीं दिखी और उसने अनुमान लगाया कि वह विश्वासघाती दलदल के बाहर अपने चचेरे भाई के साथ सुरक्षित हो गई होगी। बिना किसी भौतिक शरीर के ग्रिफी ने कुछ समय के लिए अपने हमले रोक दिए और गायब हो गई। युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए माइकल ने अपनी ताकत लगाई, जिससे गोलेम के हाथ उसकी शक्ति के नीचे टूट गए और मुड़ गए। यदि तुम आत्मसमर्पण कर दो और मेरे साथ पैंथियन में आओ तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, देवदूत ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने देवदूत की ठंडी पेशकश सुनी, गोलेम पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। माइकल के लिए आत्मसमर्पण कोई विकल्प नहीं था। जीवित रहने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने का उसका दृढ़ संकल्प उसके भीतर जल रहा था। इस जीवन या मृत्यु संघर्ष के बीच माइकल ने मदद के लिए सिस्टम की ओर रुख किया, इस भयानक स्थिति से बचने के लिए समाधान की तलाश में। सिस्टम, ऋण लो और मुझे यहाँ से निकालो, उसने अपने मन में चुपचाप गुर्राहट की। उसके विचारों में तत्परता भर गई। सिस्टम 10 मिलियन पॉइंट्स का लोन ले सकता है और इसे मौजूदा 11 मिलियन बेडेस पॉइंट्स में जोड़कर समाधान खोज सकता है। हालांकि सिस्टम द्वारा टेलीपोर्टेशन बैरियर को तोड़ने के लिए होस्ट को इस लड़ाई में कम से कम 5 मिनट और जीवित रहना होगा। चेतावनी, होस्ट के पास इस दायरे में कम समय में 25 मिलियन पॉइंट्स अर्जित करने का कोई तरीका नहीं है। सिस्टम की सूचनाएं तेजी से आईं, जिसमें उसके सामने मौजूद विकल्पों और चुनौतियों की रूपरेखा थी। करो, माइकल की आवाज़ उसके विचारों में गूंज उठी। उसका दृढ़ संकल्प अटल था क्योंकि उसने सिस्टम को आदेश दिया। भगवान होने का मतलब यह नहीं है कि आप इस दुनिया में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं, स्वर्गदूत ने ताना मारा क्योंकि गोलेम ने माइकल के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे वह स्थिर हो गया। आपके पास उपासक, स्वर्गदूत और इस दायरे में कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। स्वर्गदूत माइकल के पास जाता रहा, उसके हाथ में चमकती हुई सुनहरी बेड़ियां थीं। गोलेम की अधिक पकड़ के खिलाफ संघर्ष करते हुए माइकल ने धातु की बाधाओं को जलाने के प्रयास में अपनी काली लपटों को जगाया। हालांकि आदिम लपटों की तीव्र गर्मी भी गोलेम और बेड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल की गई धातु की तन्यकता को कमजोर करने में विफल रही। और आप एक देवदूत की शक्ति की सीमा को समझने में विफल रहते हैं, देवदूत ने अपने शब्दों पर जोर देने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। आत्मा प्रज्वलन क्षेत्र में उनकी साधना ने न केवल उनकी आत्मा ऊर्जा को बढ़ाया, बल्कि इसने उन्हें एक विशिष्ट तत्व पर महारत भी प्रदान की। जब तक कोई अभ्यासी स्तर 4 एलिमेंटल अट्यूनमेंट क्षेत्र तक पहुंचता है, तब तक उन्हें विशेषज्ञता के लिए एक एलिमेंटल आत्मीयता चुननी होती है। इस देवदूत ने धातु को चुना था, जिससे उसे माइकल के कवच से जुड़े पंखों सहित अपने धातु निर्माणों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। कोई भी देवदूत से ऊपर या परे नहीं खड़ा है, देवदूत ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए घोषणा की। एक तेज गति से माइकल ने महसूस किया कि उसका कवच सिकुड़ रहा है। एक बार मजबूत धातु के पंख देवदूत के अदृश्य हेरफेर के तहत उसकी पीठ से अलग हो गए। परिवर्तनों के अनुकूल अपने कवच की पीड़ा को सहन करते हुए माइकल ने अपनी शेष शक्ति का उपयोग जमीन से ऊपर उठने के लिए किया। गोलेम ने विद्रोही गर्जना के साथ जवाब दिया, फिर भी देवदूत के मुंह ने विनाशकारी बल के साथ मारा, जिससे माइकल का कवच चकनाचूर हो गया। उजागर और कमजोर, उसने देवदूत की निर्विवाद शक्ति का सामना करते हुए दर्द के खिलाफ अपने दांत पीस लिए। स्तर 2 के देवता स्तर 5 के देवताओं के विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते, देवदूत ने जोर देकर कहा। स्तर 5 के देवता की कृपा के अंश को अवशोषित करने से अस्थायी बढ़ावा के साथ उसने कुछ ही सेकंड में माइकल को आसानी से पराजित कर दिया। असाधारण प्रतीत होने वाली बाधाओं के बीच एक अजीब सी सीटी की आवाज हवा में गूंजी। देवदूत अचानक रुक गया, उसका ध्यान शोर के स्रोत की ओर गया। अचानक आग के गोले की एक बौछार देवदूत के सीने में लगी, जिससे वह हवा में पीछे की ओर चला गया। शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट के प्रभाव ने माइकल को बंदी बनाए रखने वाले 2 गोलेम की पकड़ को तोड़ दिया, जिससे वे टूट गए। जब गोलेम आक्रोशपूर्ण दहाड़ के साथ अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो एक हाथ माइकल के कंधे पर पड़ा। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि उसके बगल में एक लंबी, काले बालों वाली महिला औक खड़ी थी। उसकी आंखों में सदमे, आश्चर्य और यहाँ तक कि खुशी की एक झलक थी, क्योंकि वह उसे उसके पास पहुंचने में मदद कर रही थी। पैर जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उसने माइकल से आग्रह किया। उसकी आवाज में तत्परता का भाव था। वह उसके हाथों में एक लंबी तोप देखकर आश्चर्यचकित हो गया, जिसका डिजाइन लगभग एक बंदूक की याद दिलाता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इसे गोलेम पर निशाना बनाया और ट्रिगर खींच दिया, जिससे उनकी ओर ऊर्जा का एक और जबरदस्त विस्फोट हुआ। जबकि गोलेम हमले को सहन कर रहे थे, प्रभाव की विशुद्ध शक्ति ने उन्हें दलदल के गंदे पानी में डुबो दिया। मेरे पीछे आओ, ऑक ने निर्देश दिया, जिससे माइकल तेजी से आगे बढ़ा। उसके पास उसके पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वे खतरे से दूर भागते हुए अराजक दृश्य को पीछे छोड़ दें। तुम कौन हो? माइकल ने हाँफते हुए कहा, क्योंकि वह ऑक के साथ साथ दौड़ रहा था। स्पष्टीकरण के लिए समय नहीं है, अभी, ऑक की आवाज़ तत्काल गूंज उठी।
अचानक माइकल की नज़र ज़मीन पर फैले वेदोरा पर पड़ी, जो उस चमकदार धातु की प्लेट से बस कुछ इंच की दूरी पर थी जिसे देवदूत ने उनके टकराव की शुरुआत में फेंका था। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए कैन ने अपना मुंह खोला और माइकल और ऑक के सामने एक घूमता हुआ भंवर प्रकट हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने ज़मीन से वेदोरा को पकड़ लिया और पोर्टल की बाहों में कूद गया। फिर भी पोर्टल में गायब होने से ठीक पहले उसने पीछे देखा और देवदूत को देखा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, देवदूत की घोषणा दलदल में गूंज उठी। चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए माइकल और ऑक पोर्टल की गहराई में गायब हो गए और देवदूत को पीछे छोड़ दिया। अध्याय 1083 पुराने दोस्त से फिर से मिलना। अचानक हुए इस बदलाव ने माइकल को एक मंद रोशनी वाले कमरे में पहुंचा दिया जो दलदल से बिल्कुल अलग था। कमरे में एक भयानक लाल चमक थी, इसकी दीवारें विभिन्न आकारों के दर्पणों और स्क्रीन से सजी हुई थीं। माइकल को अपना संयम वापस पाने में कुछ पल लगे। दलदल में हो रही अराजक घटनाओं से उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। अपने बगल में बैठे ऑक की ओर मुड़ते हुए माइकल ने पूछा, तुम कौन हो? ऑक ने धीरे से मुड़कर देखा, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसने माइकल की नज़र से मुलाकात की, उसकी आंखों में डर, राहत और अनिश्चितता का मिश्रण था। क्या तुमने गया के मंदिर में संदेश को डिकोड किया? बोलते समय उसकी आवाज़ कांप उठी। माइकल ने सिर हिलाया। हाँ, यह मोर्स कोड था। लेकिन तुम्हें मोर्स कोड के बारे में कैसे पता चला? ऑक अपने पैरों पर लड़खड़ा गई, उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। हिम्मत जुटाते हुए उसने पूछा, क्या तुम पृथ्वी के बारे में जानते हो? इस सवाल ने माइकल को चौंका दिया, उसकी हैरानी उसकी चौड़ी आंखों में साफ झलक रही थी। पृथ्वी? तुम पृथ्वी के बारे में कैसे जानते हो? ऑर्क की आंखों में चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण नाच रहा था। क्या तुम सच में इसके बारे में जानते हो? माइकल की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। तुम कौन हो? उसने एक बार फिर पूछा, उसकी आवाज़ दृढ़ थी। घबराहट में ऑक ने झिझकते हुए आखिरकार कहा, क्या तुम घोस्ट हो? दुनिया के नंबर 1 हिटमैन घोस्ट? माइकल अप्रत्याशित सवाल से चौंक गया। उसका आश्चर्य स्पष्ट था क्योंकि वह अपने सामने खड़े ऑक को घूर रहा था, जो उसने अभी अभी सुने शब्दों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या तुम भी पृथ्वी से हो? अयाग की आवाज़ ने कमरे में तनाव को तोड़ दिया, क्योंकि वेदोरा की जिज्ञासा को आवाज़ मिल गई। ऑक के अचानक प्रकट होने से कई सवाल उठे थे, लेकिन ये समझना कि वह पृथ्वी के बारे में कैसे जानती है, उनकी वर्तमान प्राथमिकता थी। स्काई हॉल में मौजूद लोगों में से केवल माइकल, गया और अब वेदोरा ही उसके सांसारिक मूल और हिटमैन के रूप में उसके इतिहास से परिचित थे। तुम भूत हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऑक ने चिल्लाते हुए कहा और पास की कुर्सी पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं, अस्थमा के दौरे जैसी। मुझे लगता है कि वह मुसीबत में है, सबा ने ऑक की सांसों को देखकर कहा। ऑक ने ग्रे पाउडर से भरी एक छोटी सी डिश की ओर इशारा किया। ले लो। वह माइकल ने सावधानी से डिश उठाए और उसे ऑक को थमा दिया। उसने पाउडर को गहराई से अंदर लिया, उसकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो रही थीं। भूत, ये वास्तव में तुम हो? धिक्कार है, ऑक ने बड़बड़ाया, उसकी आंखों में सदमे, भय और उल्लास का मिश्रण था। क्या तुम हो? माइकल ने चीज़ों को एक साथ जोड़ना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना अनुमान लगा पाता, ऑक ने अपनी असली पहचान बता दी। भूत, यह मैं हूँ, पिंक, ऑक ने कबूल किया, जिससे माइकल का दिल धड़कने लगा। उसे रहस्योद्घाटन पर विश्वास करने में कठिनाई हुई। पिंक, माइकल ने फुसफुसाया, उसका सदमा स्पष्ट था। पिंक पृथ्वी पर अनगिनत हत्याओं में उसकी साथी रही थी। जब वह क्षेत्र में काम करता था तो तकनीकी सहायता और नेविगेशन प्रदान करती थी। ये धारणा कि पिंक भी इस नई दुनिया में स्थानांतरित हो गई थी, समझ से परे थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं वास्तव में भूत को देख रही हूँ। पिंक घबराहट में हकलाने लगी, उसका व्यवहार एक भूत से अपेक्षित व्यवहार के विपरीत था। ऑक, 37 ऑपरेशन, तुम और मैं साथ में, सभी सफल, हम पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जोड़ी थे। पिंक ने अपनी अभिव्यक्ति को प्रसन्नता और विस्मय के मिश्रण के साथ जारी रखा। माइकल पिंक के शब्दों पर संदेह नहीं कर सकता था, ऑपरेशन की सटीक संख्या का उसका उल्लेख निर्विवाद प्रमाण था। यह एक अच्छे और बुरे सपने के मिश्रण की तरह है। जीसस क्राइस्ट, पिंक ने बड़बड़ाया, उसकी घबराहट स्पष्ट थी क्योंकि वह अभी भी उनके अप्रत्याशित पुनर्मिलन के सदमे से कांप रही थी। भावनाओं से अभिभूत ऑक, जो अब पिंक के रूप में प्रकट हुआ था, माइकल की ओर बढ़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। माइकल एक पल के लिए हैरान रह गया, कुछ बार अजीब तरह से पिंक की पीठ थपथपाने से पहले हिचकिचाया, पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं था कि कैसे जवाब दिया जाए। अरे अरे, शांत हो जाओ, वह आखिरकार कहने में कामयाब रहा, धीरे से उसकी पकड़ को ढीला करने की कोशिश कर रहा था। चलो बैठते हैं और बातें करते हैं, मुझे बहुत कुछ जानना है। अनिच्छा से पिंक ने माइकल को छोड़ा और एक सीट पर बैठ गई, उसकी आंखें अभी भी अविश्वास और उत्साह से चौड़ी थीं। जैसे ही वे बैठे, माइकल ने उसे यह बताने के लिए प्रेरित किया कि उनके साथ पिछले मिशन के बाद से क्या हुआ था। ठीक है, तुम्हें वह लक्ष्य याद है ना?
वह जिसे तुमने उस अविश्वसनीय स्नाइपर शॉट से मार गिराया था। पिंक ने शुरू किया, उसकी आवाज़ में पुरानी यादों और विस्मय का मिश्रण था। जैसे ही तुमने वह शिकार किया, इस चमकदार रोशनी ने मुझे घेर लिया। अगली बात जो मुझे पता चली वह ये कि मैं इस शरीर में जाग रहा हूँ। माइकल उत्सुकता से झुक गया। शरीर के मूल निवासी का क्या हुआ? पिंक का हाव भाव उदास हो गया। वह मर गई, जाहिर तौर पर किसी फ्लू या कुछ और की वजह से। फिर मैं वहाँ थी, इस ऑक के शरीर में। वह रुकी, मानो आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा कर रही हो। मुझे पहले तो एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं नियंत्रण खोने लगी। मेरे विचार गड़बड़ा गए और मैं मूल रूप से पागल हो रही थी। उसने एक कड़वी हंसी निकाली। ऑक्स ने इसे बहुत अच्छा नहीं माना। उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए एकांत में बंद कर दिया। मुझे ये सुनकर खेद है, माइकल ने सहानुभूतिपूर्वक हस्तक्षेप किया। पिंक ने सिर हिलाया और आगे कहा, ठीक है, उस पागलपन भरे दौर के बाद मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ी बेवकूफ़ बन गई। मैंने वह सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया जो मेरे हाथ में आ सकता था। आखिरकार मैंने एक पूरा साल डुरन की महान लाइब्रेरी में बिताया। ये काफ़ी बदलाव की तरह लगता है, माइकल ने उसकी लगन से प्रभावित होकर टिप्पणी की। यह उस लाइब्रेरी में था जहां मुझे अंधेरे के देवता का उल्लेख करने वाले ग्रंथ मिले, जिन्हें नश्वर लोगों में भूत कहा जाता है, पिंक ने बताया। उस नाम के बारे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे प्रभावित किया और मुझे एहसास हुआ कि यह आप ही थे। इसलिए मैंने आपके बारे में जो भी जानकारी मिल सकी उसे खंगाला, ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या आप वास्तव में वही भूत हैं जिसके साथ मैं काम करता था। माइकल के चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा का मिश्रण था। यह विचार कि उसका सांसारिक उपनाम इस दुनिया में बना हुआ है, उसे आश्चर्यचकित कर रहा था। वह आगे झुका, उसे अपनी गहन रुचि जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी बातचीत के मोड़ और मोड़ उसे आश्चर्यचकित और भ्रमित कर रहे थे। पिंक आगे झुकी, उसकी आंखों में उत्साह और तत्परता का मिश्रण चमक रहा था। दुर्रान की महान लाइब्रेरी में एक गुप्त निषिद्ध खंड है। मुझे पता था कि खोजने के लिए कुछ और भी है, इसलिए मैं उस प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने में कामयाब रही। देवताओं का उल्लेख करने वाली कोई भी चीज़ मैंने पढ़ी, और तब मुझे कुछ दिलचस्प मिला। पिंक की कहानी सामने आने के साथ ही माइकल की जिज्ञासा बढ़ती गई। तुम्हें क्या मिला? उसकी आवाज़ में जीत का भाव था जब उसने आगे कहा, मैंने पाया कि राक्षसों की देवी गया वास्तव में अंधेरे के देवता की पत्नी है। लेकिन ये सब नहीं था। गहराई से खोज करने पर मुझे रिकॉर्ड मिले जो बताते हैं कि अंधेरे के देवता वास्तव में लगभग 5000 साल पहले इस दुनिया में रहते थे। पिंक ने सिर हिलाया, उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। और यहीं से चीजें मुश्किल हो जाती हैं। कुछ बड़े औप दावा करते हैं कि अंधेरे के देवता को इस क्षेत्र से निर्वासित कर दिया गया था, जबकि अन्य कहते हैं कि वह बस गायब हो गए। लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने उनके उपासकों की खोज शुरू की और उनमें से एक के माध्यम से मुझे यह मिला। पिंक ने जेब से हाथ डाला और एक छोटा मकड़ी जैसा उपकरण निकाला। अंधेरे के देवता स्वन्य। माइकल पिंक की बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और स्पाइडर वेदोरा ने डिवाइस को पहचानते हुए कहा। पिंक ने सिर हिलाया और फिर डिवाइस की ओर इशारा किया। इस चीज में निश्चित रूप से पृथ्वी से सर्किट और वायरिंग है, एनर्जी ब्रूनो के ऊपर। जिस उपासक ने मुझे ये दिया उसने दावा किया कि इसे स्वयं अंधेरे के देवता ने बनाया था। माइकल पिंक की बुद्धिमत्ता और संसाधनशीलता से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। प्राचीन ग्रंथों से जानकारी को एक साथ जोड़ने की उसकी क्षमता और बिंदुओं को जोड़ने के लिए पृथ्वी से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की उसकी क्षमता ने उसे प्रभावित किया। पिंक की आवाज़ में भ्रम और जिज्ञासा का मिश्रण था जब उसने पूछा, लेकिन यहाँ मेरा सवाल है, अगर यह डिवाइस 5000 साल पहले बनाई गई थी और अंधेरे के देवता, जो आप हैं, 5000 साल पहले देवताओं के दायरे में रहते थे, तो क्या आप 5000 साल पुराने हैं? ये कैसे काम करता है? माइकल ने स्थिति की जटिलता पर विचार करते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर कहा। ठीक है, आपकी तरह ही मैं भी 3 साल पहले इसी शरीर में जागा था। जब देवताओं के क्षेत्र की बात आती है तो समय की अवधारणा थोड़ी जटिल हो जाती है। संक्षेप में कहें तो हम समय के रीसेट में हैं। 5000 साल पहले मैं जिया था और देवताओं के क्षेत्र को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड को रीसेट कर दिया था। इसलिए रीसेट करके मैंने पृथ्वी पर अपना जीवन शुरू किया और 3 साल पहले नश्वर क्षेत्र में आकर अनिवार्य रूप से उस यात्रा को फिर से जिया जो पहले ही हो चुकी थी। पिंक ने सिर हिलाया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह अवधारणा को समझने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि मैं इसे समझ गई हूँ, कुछ हद तक। चिंता मत करो, ये तुम्हारे सिर को लपेटने के लिए बहुत कुछ है, माइकल ने उसे आश्वस्त किया। बस वर्तमान और आने वाले समय पर ध्यान केंद्रित करो, अयाग ने कहा, उसकी जिज्ञासा स्पष्ट थी। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम एक बेवकूफ़ छोटे ऑक से एक तोप चलाने वाले बदमाश में कैसे बदल गए। पिंक ने ठहाका लगाया, उसके गाल थोड़े लाल हो गए। ये योजनाएं। उसने मेज पर बिखरे कागजों को खंगाला और कुछ माइकल को थमा दिए।
जैसे ही उसने ब्लूप्रिंट देखे, उसने अपनी लिखावट पहचान ली और जान गया कि ये डार्क लॉर्ड के रूप में उसके समय के डिज़ाइन थे। ये योजनाएं मुझे आपके मंदिरों में से एक से मिली हैं। मैंने उन्हें अपनी जानकारी के आधार पर बनाने की पूरी कोशिश की। किताबें और योजनाएं आपको केवल इतना ही सिखा सकती हैं, पिंक ने समझाया। उसके स्वर में गर्व और विनम्रता का मिश्रण था। हाल की घटनाओं के बारे में उसकी पूर्व जानकारी के बारे में उत्सुक, माइकल ने पूछा, तो आपको कैसे पता चला कि मैं मिस्टी स्वैम्प्स में रहूंगा? आपको ग्रिफी के बारे में कैसे पता चला? पिंक ने कंधे उचका दिए। ग्रिफी? पता नहीं, मैंने तुम्हें मिस्टी स्वैम्प्स में आने के लिए कहा क्योंकि तुम्हारा मंदिर वहीं है। माइकल ने भौहें से कुढ़ी, अभी भी हैरान। इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि तुम देवदूत से निपटने के लिए कैसे तैयार होकर आए थे। पिंक की आंखें शरारती ढंग से चमक उठीं जब उसने ब्लूप्रिंट की ओर इशारा किया। इसका उत्तर इन योजनाओं में है। माइकल की नज़र एक अजीबोगरीब डिवाइस पर पड़ी जो किसी देवता की ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता रखती थी। मैंने आपके पिछले स्व द्वारा छोड़े गए अनुग्रह का एक टुकड़ा प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि प्राप्त करना एक उदार शब्द हो सकता है। मैंने इसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति से चुराया है, पिंक ने शर्मीली मुस्कान के साथ स्वीकार किया। मैंने उस अनुग्रह का उपयोग डिवाइस को कैलिब्रेट करने के लिए किया, जिससे यह मुझे सचेत कर सके कि अगर इसे कोई समान ऊर्जा महसूस हुई तो कल्पना कीजिए कि जब यह आखिरकार चीखते हुए बंद हो गया तो मुझे कितना आश्चर्य हुआ। वह राहत में हंसी और कमरे के कोने में एक तांबे की परत वाली गोलाकार डिवाइस की ओर इशारा किया। लेकिन इस दुनिया में 3 साल रहने से मुझे पता चला कि अगर वे आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं तो देवगण कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। इसलिए मैंने इस मिशन के लिए ठीक वैसे ही तैयारी की जैसे हम पृथ्वी पर थे। मैंने आपकी योजनाओं का उपयोग करके ये तोप बनाए और गया के मंदिर में एक नोट छोड़ा। इसलिए जब मैंने मिस्टी स्वैम्प्स में जो रून छोड़ा था, उसने मुझे सचेत किया, तो मैं जितनी जल्दी हो सका आया। मुझे एक शांतिपूर्ण मुलाकात की उम्मीद थी, लेकिन आप एक जल्लाद से लड़ रहे थे। आपको खुश होना चाहिए कि जब मैंने उसे देखा तो मैं मौके पर ही नहीं रुका। मुझे खुशी है कि आप आए, माइकल ने कहा। उसके होठों पर एक राहत भरी मुस्कान थी। अपने पुराने साथी के साथ फिर से मिलना एक सपने के सच होने जैसा था। फिर उसने एक सामान्य से सवाल के साथ माहौल को हल्का करने का फैसला किया, तो पृथ्वी पर वापस आप एक लड़की थीं? पिंक ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैंने सोचा था। आपकी पीठ पर 3 सिर वाला सांप नहीं है, उसने चिढ़ाते हुए कहा। पुनर्मिलन में बाधा डालने के लिए क्षमा करें, लेकिन भूत, वहाँ क्या हुआ? वह देवदूत कौन था जिसने तुम्हें पीटा? हम हाल ही में बहुत नुकसान झेल रहे हैं। अयाग की हताशा और चिंता उसके स्वर में स्पष्ट थी। पिंक की उत्तेजना उसके बोलते ही फूट पड़ी। देवताओं के समूह का एक जल्लाद। वह दुष्ट देवताओं से निपटने के लिए भेजे गए कुलीन स्वर्गदूतों में से एक है। लेकिन चिंता मत करो भूत, हम फिर से काम पर लग गए हैं, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। धिक्कार है, मुझे ये काम बहुत याद आया। रोमांच, हत्या की तैयारी, प्रत्याशा, मुझे ये सब याद आया। अयाग ने पिंक के उत्साह पर अपनी आंखें घुमाईं। धीरे चलो ऑक, हमारे लक्ष्य अब तुम्हारे सामान्य मनुष्य नहीं हैं। हम अब देवताओं की समस्याओं से निपट रहे हैं। पिंक के हाव भाव बदल गए और उसने एक शरारती, गर्व भरी मुस्कान प्रकट की। मेरे पास देवताओं को मारने का कोई तरीका हो सकता है। अध्याय 1084 माइकल की समस्या का समाधान। जब पिंक ने देवताओं को मारने का तरीका होने की संभावना का उल्लेख किया तो माइकल हैरान रह गया। पृथ्वी पर पिंक एक असाधारण रूप से कुशल सहायक थी, जो अनुसंधान को संभालती थी और हत्याओं की योजना बनाने में उसकी सहायता करती थी। उसके साथ फिर से मिलने और इस बड़े पैमाने पर रणनीति बनाने की संभावना ने माइकल को रोमांचकारी उत्साह से भर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? माइकल ने उत्सुकता से पूछा। पिंक ने समझाना शुरू किया। दुर्रान की लाइब्रेरी इस दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरियों में से एक है, और इसे अपने जीवन से भी अधिक संजोते हैं। राज्य छोड़ने से पहले मैंने सुना कि ऑक अपने संग्रह के लिए एक नई किताब हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वे इसे अविश्वसनीय रूप से गंभीरता से ले रहे थे, यहाँ तक कि अपने खजाने में भी झांक रहे थे। कैन ने अपना संदेह व्यक्त करते हुए पूछा, क्या आप वास्तव में मानते हैं कि इस पुस्तक में किसी देवता को मारने के बारे में जानकारी हो सकती है? आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं? पिंक ने मामले पर ध्यान केंद्रित किया और बात करने वाले 3 सिर वाले सांप के असली दृश्य को अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया। यह विशेष पुस्तक बुद्धि की देवी शेषत के एक दूत द्वारा लिखी गई थी। मैं ये पता लगाने में कामयाब रही कि इसमें वह जानकारी है जिसे डैगन, पतित देवता और नरक के शासक सक्रिय रूप से खोज रहे हैं। डैगन को देवताओं के क्षेत्र से निर्वासित किए जाने के कारणों में से एक देवताओं को मारने का तरीका खोजने की उसकी अथक खोज थी। कम से कम यही मैंने पुस्तकों से और ऑक्स द्वारा साझा की गई बातों से सीखा है। सबा ने बीच में कहा, उसका स्वर हल्का फुल्का था। ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर ली है। आपने उनसे कैसे हासिल की?
जब तक कि आप राज्य के भीतर एक उच्च रैंकिंग वाले ऑक नहीं हैं, तब तक आप इसे कैसे प्रबंधित कर सकते हैं? एक हंसी के साथ पिंक ने जवाब दिया, आपके और मेरे बीच, मुझे ऑक्स के बीच काफ़ी आकर्षक माना जाता है। वे मुझसे जितना साझा करना चाहिए उससे ज़्यादा साझा करते हैं। माइकल ने स्पष्टीकरण मांगा, आखिरी बार मैंने सुना था कि डैगन इस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता था, है न? पिंक ने सिर हिलाया और आगे कहा, ये सही है, लेकिन उसके अनुयायी अभी भी यहाँ हैं, छाया में छिपे हुए हैं, पंथ बना रहे हैं और अपनी सामान्य प्रथाओं को जारी रख रहे हैं। अगर उस किताब में उनके देवता डैगन की खोज से संबंधित कुछ भी है, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि वे उसकी तलाश में होंगे। मैं इस किताब के फिर से प्रकट होने के बारे में जानने के लिए भाग्यशाली था। उस किताब को सुरक्षित करना वास्तव में एक प्राथमिकता है, लेकिन पहले मुझे पैंथियन के जल्लाद से बचने का एक तरीका खोजना होगा। माइकल ने आह भरी, उसकी आवाज़ में तत्परता की भावना थी। पिंक ने अपना आश्चर्य साझा करते हुए कहा, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है न? हम एक पल पृथ्वी पर मनुष्य थे और अगले ही पल हम पूरी तरह से अलग हो गए। मैं एक ऑक में बदल गया हूँ और आप एक वास्तविक देवता बन गए हैं। यह अभी भी मेरे लिए एक सपने जैसा लगता है। माइकल ने कहा, जीवन रहस्यों से भरा है। जितना मैं हमारे पुनर्मिलन को संजोता हूँ, मेरी तत्काल चिंता स्वर्गदूतों को मात देने और उनके खिलाफ जीतने का तरीका खोजने की है। भले ही मैं अपने सामने आए स्वर्गदूत को हराने में कामयाब हो जाऊं, लेकिन पैंथियन किसी और शक्तिशाली को मार सकता है और मारेगा। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो जाता। उत्सुकता से पिंक ने पूछा, आप अभी किस स्तर के देवता हैं? स्तर 2, एक अर्ध देवता, माइकल ने जवाब दिया, जिससे पिंक ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी को सहलाया। तो कोई भी देवदूत जो स्तर 2 से ऊपर और दूसरे साधना चरण से परे किसी देवता की सेवा करता है, वह अपने देवता की कृपा को अवशोषित कर सकता है और आप पर हावी हो सकता है, पिंक ने समझाया। माइकल ने चुनौती को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन अपने देवत्व स्तर को बढ़ाना आसान या त्वरित नहीं है। मुझे स्वर्गदूतों को हराने के लिए वैकल्पिक तरीकों की आवश्यकता है। पिंक ने एक सुझाव दिया, आप इस दुनिया में साधना कर सकते हैं और एक साधक बन सकते हैं। इससे आप अपनी ईश्वरीय शक्तियों को उजागर किए बिना अन्य साधकों और स्वर्गदूतों का सामना करने में सक्षम होंगे, जिस तरह से पैंथियन आपको ट्रैक कर सकता है। अयाग ने चिंता व्यक्त करते हुए बीच में कहा, फिर भी अगर कोई देवदूत अनुग्रह का एक टुकड़ा खाता है, तो उसे अस्थायी रूप से ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में साधना से कुछ नहीं होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही बात इस चुनौती को इतना दिलचस्प बनाती है, पिंक ने उत्साह के साथ कहा। अभी आपका ध्यान साधना पर होना चाहिए, कम प्रोफाइल रखना चाहिए और अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब बिल्कुल आवश्यक हो। जब हम चुप रहेंगे तो हम किताब और किसी देवता को मारने के तरीके के बारे में कोई जानकारी खोजेंगे। फिर हम उनकी हत्या करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर हमारे पुराने दिनों में हुआ करते थे। एक बार जब कोई देवता समाप्त हो जाता है, तो मुझे लगता है कि स्वर्गदूत अपनी शक्ति का स्रोत खो देंगे। इसके अलावा किसी को भी इस बात की स्पष्ट समझ नहीं है कि जब कोई देवता मर जाता है तो क्या होता है। प्राचीन काल में कुछ देवता गायब हो गए और अन्य ने उनकी जगह ले ली, लेकिन मैंने किसी देवता को मारने के वास्तविक कृत्य के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। यही वह बात है जो सेशात के स्वर्गदूत द्वारा लिखी गई पुस्तक को इतना अमूल्य बनाती है, पिंक ने गंभीर स्वर में निष्कर्ष निकाला। सिस्टम, मेरे पास कितने बेहतरीन पॉइंट हैं? माइकल ने सिस्टम से पूछा। 15 मिलियन पॉइंट। इस दुनिया में जीवित रहने के लिए यह पर्याप्त पॉइंट नहीं है। इसलिए सिस्टम होस्ट को अधिक पॉइंट अर्जित करने के लिए नए तरीके खोजने की सलाह देता है। जल्लाद द्वारा तुम्हें यहाँ ढूंढे जाने की चिंता मत करो। यह आगरा के उपासकों का एक परित्यक्त सुरक्षित घर है। ये सभी प्रकार के रूनों से सुसज्जित है ताकि अन्य स्वर्गदूतों और पैंथियन को आगरा के उपासकों को महसूस करने से रोका जा सके जो यहाँ रहते थे, या कम से कम जो यहाँ रहते थे, पिंक ने माइकल को आश्वस्त किया। अंत में उसने कुछ आश्वस्त करने वाली खबर सुनी। जिज्ञासु, अयाग ने पूछा, उनके साथ क्या हुआ? पिंक ने समझाया, मैंने इस स्थान का पता लगाने के लिए जिन ग्रंथों का उपयोग किया था, उनके अनुसार यहाँ के आगरा के उपासक कुछ दुष्ट साधकों से उलझ गए थे जो बहुत शक्तिशाली साबित हुए। उन्होंने यहाँ रहने वाले आगरा के उपासकों को मिटा दिया। समय के साथ हर कोई इस स्थान के बारे में भूल गया, लेकिन ये संचालन के लिए एक बहुत ही जर्जा आधार के रूप में कार्य करता है। ये कुछ न होने से बेहतर है। माइकल के मन में एक विचार आया। उसने कहा, अगर इस जगह के रन हमारी ऊर्जा को छिपा सकते हैं, तो मैं इस पदक को संशोधित कर सकता हूँ। उसने माली द्वारा उसे दिया गया पेड़ के आकार का पदक वापस ले लिया। अयाग का स्वर घातक हो गया जब उसने कहा, और चलो उस गद्दार माली को न भूलें। उसने हमें धोखा दिया और अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाएगी। तुम्हें धोखा दिया, यह मौत की इच्छा की तरह लगता है, पिंक ने टिप्पणी की। दुनिया के सबसे घातक हिटमैन के रूप में घोस्ट की प्रतिष्ठा के बारे में पूरी तरह से अवगत थी। वह उसके साथ रास्ते में आने से बेहतर जानती थी।
जब उसने सुना कि किसी ने उसे धोखा दिया है तो उसने मान लिया कि वह व्यक्ति मर चुका है। अगर कोई भगवान को मार सकता है तो वह निस्संदेह घोस्ट होगा। माइकल ने सोचा, उसने जो किया उसके लिए उसे भुगतान करना होगा। मुझे माली के उपासकों पर दया आती है जो रेनार के मंदिर में मर गए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह वास्तव में समझ गई थी कि क्या हुआ था। सिस्टम से इस खोज को पूरा करना, रेनार को मारना और माली के उपासकों का बदला लेना सर्वोपरि महत्व प्राप्त कर चुका था। एक बार जब वह खोज पूरी कर लेता तो सिस्टम संचालन के आधार का स्थान प्रकट कर देता। पिंक ने पूछा, क्या आप संयोग से रिनमास्टर हैं? माइकल ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर पछतावा स्पष्ट था। मेरे पास नश्वर क्षेत्र में एक अधीनस्थ है, लेकिन मेरे पास उससे संपर्क करने का कोई साधन नहीं है, उसने आह भरी एलिडर की सहायता को याद करते हुए। एलिडर के साथ, माइकल अपने लोहार कौशल को एलिडर की रिनमास्टरी के साथ जोड़ सकता था और सिस्टम की मदद का उपयोग करके कुछ ऐसा बना सकता था जो उसे पैंथियन से छुपा सके। दुर्भाग्य से सिस्टम ने इस मामले में कोई सहायता नहीं दी क्योंकि उसके पास आवश्यक बदमाश अंक नहीं थे। तो हमें एक प्रतिभाशाली रनमास्टर खोजने की जरूरत है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो। सौभाग्य से ऑक आमतौर पर रूनों में कुशल होते हैं और मेरे पास अभी भी दुरान में कुछ संपर्क हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं, पिंक ने सुझाव दिया, लेकिन उसकी आवाज़ डगमगा रही थी, ये संकेत देते हुए कि कुछ उसे परेशान कर रहा था। क्या कुछ गड़बड़ है? माइकल ने पूछा। अयाग ने व्यंग्यात्मक ढंग से हस्तक्षेप किया, ठीक है, आप देखिए, उसने बस यूं ही उल्लेख किया कि वह एक प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गई और वहां समय बिताया। मुझे यकीन है कि ऑक ने उसके लिए एक बड़ी धन्यवाद पार्टी दी होगी। हालांकि माइकल को लगा कि कहानी में कुछ और भी होना चाहिए। और मैंने गलती से एक ऑक को मार दिया, एक ऑक जो डुरान के राजा के सलाहकार के रूप में काम करता था, पिंक ने स्वीकार किया, उसकी आवाज़ में खेद था। माइकल बता सकता था कि भले ही उसने ऑक के साथ केवल 3 साल बिताए थे, लेकिन वह उनसे जुड़ गई थी। पिंक ने आह भरी, उसकी नज़र दूर थी क्योंकि वह अपना अतीत बता रही थी। आप देखिए, वह ऑक सलाहकार गैल एक कुख्यात महिलावादी थी। उसने राजा के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का इस्तेमाल पूरे राज्य में महिलाओं को परेशान करने के लिए किया। उसने घृणा से अपना सिर हिलाया। जब मैं पहली बार इस नए शरीर में जागी तो लैनी ही एकमात्र ऐसी थी जिसने मुझसे दोस्ती की। उसने मुझे इस दुनिया के बारे में सब कुछ सिखाया, कैसे जीवित रहना है और यहाँ तक कि इस नए रूप में कैसे ढलना है। बेशक मैंने यह नहीं बताया कि मैं मूल रूप से पृथ्वी से एक इंसान हूँ। ये समझाना मुश्किल होता। अयाग झुकी, उसके चेहरे पर एक जानकार भाव था। मुझे लगता है इस लड़की ने तुम्हारी दोस्त लैनी को परेशान किया और तुमने उसे मारकर न्याय मांगा। पिंक की आंखें कठोर हो गईं। नहीं, उसने कुछ और भी बुरा किया। उसने लैनी को मार डाला और उसके शरीर के साथ कचरे जैसा व्यवहार किया, उसने गुस्से में कहा। इस दुनिया में पृथ्वी की तरह जब अमीर शामिल होते हैं तो गरीबों को शायद ही कभी न्याय मिलता है। मुझे दुनिया के सबसे अच्छे हिटमैन के साथ काम करने का सौभाग्य मिला और मैंने कुछ गुण सीखे। आगे बढ़ने से पहले वह एक पल के लिए झिझकी। मैंने गैल की इच्छा स्वीकार करने का नाटक करके उसे मार डाला, उसे अपने ही बेडरूम में फुसलाया और फिर मैंने उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया। सबा ने भौहें उठाईं। तो तुमने अपना बदला ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? राजा के पहरेदारों ने मुझे गैल के शव के साथ पाया और मेरे कार्यों के कारण मुझे निर्वासित कर दिया गया। मेरे कबीले के ओर्क्स ने राजा को यह विश्वास दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली कि मैं पागल हूं, पिंक ने कड़वाहट से समझाया। अंत में न्याय मायावी बना रहा, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी दुनिया में होता है। पिंक ने आह भरी, उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वह अपने अतीत को याद कर रही थी। यही एक और कारण है कि मैंने इस दुनिया में तुम्हें खोजा, और ईमानदारी से कहूँ तो मैंने तुम्हारे साथ फिर से जुड़ने के लिए प्रार्थना की। हमारे बुरे पेशे के बावजूद हमने पृथ्वी पर एक वास्तविक प्रभाव डाला। हमने कुछ बहुत ही बीमार लोगों को खत्म किया और दुनिया को थोड़ा सुरक्षित बनाया। साथ ही हमें अच्छा वेतन मिला। इस दुनिया को पृथ्वी से भी ज्यादा हमारे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है, पिंक ने घोस्ट को देखकर दृढ़ निश्चय और संतुष्टि की झलक के साथ कहा। सबा ने मासूम जिज्ञासा के साथ कहा, लेकिन तुम्हें यहाँ वेतन नहीं मिलेगा, है न? पिंक ने एक धूर्त मुस्कान दी। पैसा ही भुगतान का एकमात्र तरीका नहीं है मेरे दोस्त। अब हमें जानकारी की जरूरत है और गैल जैसे लोगों के पास हमारी जरूरत की हर चीज की कुंजी है। हो सकता है कि हमें क्लाइंट से वैसा भुगतान न मिले जैसा हमें पृथ्वी पर मिलता था, लेकिन अगर हम उसे मारने के बाद उसके शरीर को लूट लें तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। सबा ने सहमति में सिर हिलाया और पिंक ने अपनी आवाज़ में दृढ़ता दिखाई। हत्यारों, बदमाशों और तानाशाहों को खत्म करना आपको संतुष्टिदायक एहसास देता है, पिंक ने कहा। माइकल ने थोड़ा हंसते हुए कहा, तानाशाहों की बात करें तो मैं हंटर ब्लेड से मिला था। वह हमारी तरह ही एक अलग ब्रह्मांड में है जो पुनर्जन्म का अनुभव कर रहा है। पिंक की प्रतिक्रिया तुरंत हुई। वह कांप उठी, लगभग अपनी कुर्सी से गिर पड़ी।
हंटर, कृपया मुझे बताएं कि वह हमारे ब्रह्मांड में नहीं है। ओह, आपने कहा था कि वह नहीं है। धिक्कार है, वह आदमी। मुझे वास्तव में उस ब्रह्मांड पर दया आती है जिसमें वह भी है। मुझे उम्मीद है कि हम कभी भी उस हत्यारे पागल से न मिलें, न अभी और न ही कभी, पिंक ने भय से कांपते हुए निष्कर्ष निकाला। अध्याय 1085 सबसे घातक हत्यारा बनने की यात्रा। सिस्टम, क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे मैं इस दुनिया में साधना शुरू कर सकूं? माइकल ने पूछा। सिस्टम ने जवाब दिया, मेजबान को आपके शरीर को आणविक स्तर से फिर से बनाना होगा ताकि आपके ईश्वर सत्ता के ऊपर नश्वर साधना को समायोजित किया जा सके। इसकी आवाज़ सुनकर ही माइकल को एहसास हो गया कि उसे इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। सिस्टम को शरीर के पुनर्निर्माण के लिए 5 मिलियन बेडिस पॉइंट और मेजबान को साधना करने में सक्षम बनाने वाले विशेष औषधि को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के लिए 2 मिलियन पॉइंट की आवश्यकता होती है, कुल मिलाकर 7 मिलियन पॉइंट। तो एक बार जब मैं ये कर लूँगा तो मैं इस दुनिया में साधना कर सकता हूँ और अनुभव पॉइंट प्राप्त करके स्तर ऊपर कर सकता हूँ। माइकल ने स्पष्टीकरण मांगा। हाँ, यहाँ स्वर्गदूतों और साधकों को मारने के बाद मेजबान द्वारा प्राप्त अनुभव पॉइंट का उपयोग अगले चरणों में आगे बढ़ने के लिए किया जाएगा, सिस्टम ने पुष्टि की। माइकल को राहत महसूस हुई। अगर वह साधना कर सकता तो उसे हर लड़ाई में अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उसे देवताओं द्वारा पता लगाने से बचने में मदद मिलती। मेरे शरीर को फिर से बनाने में आपको कितना समय लगेगा? माइकल ने सिस्टम से पूछा। बस एक दिन, जवाब आया। बहुत बढ़िया, माइकल ने कहा और सिस्टम से बाहर निकल गया। फिर वह पिन की ओर मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि उसके पास उसके लिए और भी सवाल हैं। ये स्पष्ट है कि हमें सेशात के देवदूत द्वारा लिखी गई पुस्तक को खोजने की आवश्यकता है। लेकिन पहले आइए यह पता लगाते हैं कि आपके साथ क्या करना है, माइकल ने कहा, और पिंक ने उसका मतलब समझ लिया। पृथ्वी के विपरीत इस दुनिया में आपके लिए हैक करने के लिए कोई तकनीक, कोई कंप्यूटर या सिस्टम नहीं है। इसलिए हमें आपकी प्रतिभाओं का उपयोग करने का तरीका निकालने की आवश्यकता है। मेरे पास नश्वर क्षेत्र में एक सेटअप था, लेकिन उसमें भी हैकिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए बस किसी को कैमरा फीड देखने की आवश्यकता थी, माइकल ने समझाया। मैं कोई रिनमास्टर नहीं हूं, लेकिन अगर आप मुझे ज़रूरी सामान मुहैया कराएं और कुछ चीज़ों में मेरी मदद करें, तो मेरे पास जानकारी को डिजिटाइज करने का एक तरीका है, पिंक ने समझाया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उसके पास पहले से ही कुछ विचार हैं। आगे बढ़ो, माइकल ने प्रोत्साहित किया। सबसे पहले मुझे आपके स्पाइडर डिवाइस चाहिए। वे पृथ्वी पर सुरक्षा कैमरों की नकल कर सकते हैं और हमें इस दुनिया में आंखें दे सकते हैं। और मुझे सेराफाइन के क्रिस्टल तक पहुंच चाहिए, पिंक ने कहा। अयाग ने हैरान होकर पूछा, सेराफाइन का क्रिस्टल? वह क्या है? सेराफाइन सूचना की देवी है। उसे परम जासूस मास्टर के रूप में सोचें। इस दुनिया में कुछ भी उसके जाने बिना नहीं होता। उसके पास हर जगह जासूस और आंखें हैं। इस दुनिया में कंप्यूटर और तकनीक नहीं हो सकती है, लेकिन इस तरह की बड़ी मात्रा में जानकारी को अभी भी किसी न किसी रूप में भंडारण और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यहीं से सेराफाइन के क्रिस्टल तस्वीर में आते हैं। ये विशेष क्रिस्टल शक्तिशाली रूनों से भरे हुए हैं, जानकारी संग्रहित करते हैं और सेराफिन के स्वर्गदूतों को उनकी ज़रूरत की जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, पिंक ने माइकल और वेदोरा को सुखद आश्चर्यचकित करते हुए समझाया। फिर पिंक ने योजनाओं का एक और सेट पेश किया। इस बार ये सिर्फ एक डिवाइस के लिए योजना नहीं थी, यह एक पूरे सेटअप का खाका था जो माइकल के अंधेरे महल में निगरानी कक्ष से कहीं बेहतर था। ये डिवाइस, वाह, माइकल वास्तव में चकित था। एक आविष्कारक के रूप में माइकल ने डिवाइस को समझा और पिंक को विस्मय से देखा। तुम्हें ये कहाँ से मिले? माइकल ने पूछा। मैंने इन्हें डिज़ाइन किया है। बेशक, मुझे रूनों और इस दुनिया में ऊर्जा प्रवाह के बारे में सैकड़ों किताबें पढ़ने में अनगिनत घंटे लगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह काम करेगा, पिंक ने आत्मविश्वास से कहा। आपने इन उपकरणों को सिर्फ किताबें पढ़कर डिज़ाइन किया है? माइकल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पिंक ने बिना किसी विशेष जन्मजात प्रतिभा के सिर्फ अपनी पढ़ाई के जरिए ऐसे जटिल उपकरण डिज़ाइन करने में कामयाबी हासिल की है। सिस्टम, हमें पिंक को आविष्कारक विशेषता प्रदान करने और उसे रनमास्टरी देने की ज़रूरत है, माइकल ने सुझाव दिया। इसके लिए होस्ट को कम से कम 50 मिलियन बेडिस पॉइंट या उससे ज़्यादा खर्च करने होंगे। अभी के लिए, सिस्टम डिवाइस बनाने और रूनों को समझने के लिए वैकल्पिक साधनों का पता लगाने के लिए आपके आविष्कारक विशेषता का उपयोग करने की सलाह देता है, सिस्टम ने जवाब दिया। तो बस स्पष्ट करने के लिए, हमें आपकी उपस्थिति को छिपाने के लिए एक और पदक बनाने की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि हमें दुरन की यात्रा करनी होगी और आपके रनमास्टर संपर्क से मिलना होगा। उसके बाद हमें वह किताब प्राप्त करने की ज़रूरत है जिसमें भगवान को मारने के तरीके के बारे में जानकारी हो सकती है। इसके अलावा हमें आपके लिए एक निगरानी कक्ष स्थापित करना होगा, जिसके लिए स्पाइडर्स और सेराफिन के क्रिस्टल की आवश्यकता होगी, जो मुझे लगता है कि खजाने की तरह संरक्षित होंगे, अयाग ने संक्षेप में कहा, उसका स्वर निराशा से भरा हुआ था।
और मत भूलो, हमें और भी पैसे की जरूरत है, इसलिए उस बढ़ती सूची में डकैती भी जोड़ दो, माइकल ने हंसते हुए कहा। तुम क्यों हंस रहे हो? अयाग ने माइकल के सिर पर मजाक करते हुए पूछा। क्योंकि यह रोमांचक है, माइकल ने जवाब दिया। अयाग को आश्चर्य हुआ, पिंक ने भी वैसी ही उत्सुक मुस्कान पहनी थी। वह माइकल के आदेशों की प्रत्याशा में अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। यहाँ हमारी योजना है, हम अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए एक उपकरण बनाकर शुरू करेंगे, जिसका मतलब है कि हमें दुरान जाना होगा। एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम पुस्तक हासिल कर लेंगे। चूंकि हमारे पास पैसे कम हैं, इसलिए पुस्तक खरीदना कोई विकल्प नहीं है, हमें इसे चुराना होगा, माइकल ने घोषणा की। नीलामी अगले महीने है, इसलिए हमारे पास बहुत समय है, पिंक ने उसे सूचित किया। जब हम दुरान में होंगे तो हम निगरानी कक्ष स्थापित करने और सेराफिन के क्रिस्टल प्राप्त करने में हमारी मदद करने के लिए एक रिनमास्टर भी ढूंढेंगे। मैं इन योजनाओं के आधार पर डिवाइस बना सकता हूं, माइकल ने समझाया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इन डिवाइस को बना सकते हो। मुझे लगता है कि तुमने इस दुनिया में एक शक्ति प्राप्त की है, पिंक ने पूछा, और माइकल ने सिर हिलाया। तो जब मैं दुरान से लौटूंगा तो हमारे पास एक पदक और हमारे निगरानी कक्ष को स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी चीजें होंगी। हालांकि हमें सेटअप को परिवहन योग्य बनाने की आवश्यकता है। एक बार जब मैं रेनार को मार दूंगा तो मैं संचालन का एक नया आधार सुरक्षित कर लूंगा। हम उसी रून को उस स्थान पर शामिल कर सकते हैं, माइकल ने निष्कर्ष निकाला। संचालन का एक नया आधार? किससे? पिंक ने जिज्ञासा से पूछा। मेरे पास मेरे स्रोत हैं, पिंक। मैं आखिरकार एक भगवान हूं, माइकल ने सिस्टम का कोई भी उल्लेख अपने तक ही रखते हुए हंसते हुए कहा। ये पुष्टि करने के बाद कि पदक उसकी उपस्थिति को तब तक छिपा सकता है जब तक वह अक्सर अपनी दैवीय शक्तियों का उपयोग नहीं करता, माइकल ने नोरेबो नामक एक और देवता द्वारा शासित दुरान के राज्य में जाने का फैसला किया। हम अपनी समस्याओं को एक एक करके हल करेंगे, माइकल ने अपने सिस्टम स्टोरेज से एक ईयरपीस निकालते हुए कहा। हालांकि इसे नश्वर क्षेत्र से संवाद करने के लिए कुछ अंशांकन की आवश्यकता थी, लेकिन ये देवताओं के क्षेत्र में निर्बाध रूप से कार्य करता था। सच में, माइकल को अपने अधीनस्थों और गया की आवश्यकता थी ताकि उसकी अनुपस्थिति में स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। यदि कोई विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके पास आकस्मिक योजनाएं होती हैं जो केवल उसे और अजाजेल को ही पता होती हैं। नश्वर क्षेत्र में चीजें गड़बड़ होने पर इन बैकअप योजनाओं के बारे में गया को भी पता नहीं था। क्या आपके पास मुझे दुरान तक पहुंचाने का कोई साधन है? माइकल ने पूछा। चूंकि देवताओं के क्षेत्र में कई राज्य नहीं थे, ये ले लो, माइकल ने ईयरपीस को सौंप दिया। पिंक, वाह, एक ईयरपीस! तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझे इस चीज की कितनी याद आती है। पिंक ने डिवाइस को अपने कान में रखने से पहले एक त्वरित चुंबन दिया। क्या तुम्हारे पास मुझे दुरान तक पहुंचाने का कोई साधन है? माइकल ने पूछा। चूंकि देवताओं के क्षेत्र में कई राज्य पारंपरिक सड़कों या महासागरों से जुड़े नहीं थे, इसलिए उनके बीच यात्रा के लिए पोर्टल की आवश्यकता थी। ये भूमिगत कार्यस्थल नोरेबो के मंदिर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर सुविधाजनक रूप से स्थित है। मंदिर में एक पोर्टल है जिसका उपयोग आप दुरान की यात्रा करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि आप अपने चुप के कौशल का उपयोग करना चाह सकते हैं, क्योंकि ऑक आमतौर पर केवल ऑक को ही पोर्टल का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, पिंक ने समझाया, जिसका अर्थ था कि उसने अपने वर्तमान स्थान तक पहुंचने के लिए उसी पोर्टल का उपयोग किया था। वे मनुष्यों को अनुमति नहीं देते हैं। क्या किंगडम दुरान के पास भी अपने क्षेत्र में मनुष्यों के खिलाफ कोई नियम है? यदि ऐसा है तो आपको उस पर करीब से नजर डालनी चाहिए। वह ऑक नहीं है, छोटे सांप के सिर ने आक्रोश भरे स्वर में विरोध किया। पिंक ने सर्प की उग्र प्रतिक्रिया पर ठहाका लगाया। चिंता मत करो, अधिकांश ऑक नस्लवादी नहीं होते हैं और वे दूसरों का स्वागत करते हैं, खासकर यदि आप हिंसक प्रवृत्ति दिखाने के बजाय सीखने की उत्सुकता दिखाते हैं। इसलिए मैं ऑक के सामने टकराव न करने और उनके साथ एक साथी विद्वान के रूप में घुलने मिलने की सलाह दूंगी, पिंक ने सुझाव दिया। फिर उसने माइकल को सिर से पैर तक देखा। और आपको अपना पहनावा बदलकर हरा कर लेना चाहिए। ऑक को काला और लाल पसंद नहीं है, पिंक ने सलाह दी, जिससे माइकल ने आह भरी। अच्छा हुआ कि मेरे पास स्पेस रिंग में अतिरिक्त कपड़े हैं, माइकल ने जवाब दिया। तुमने यहाँ एक पोर्टल खोला है न? क्या तुम इसे फिर से नहीं कर सकते? माइकल ने कैन की ओर रुख किया, लेकिन देखा कि वह अपना सिर हिला रहा था। क्षमा करें, मैंने उसे यहाँ टेलीपोर्ट करने के लिए रून दिया था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा छोटा सा सांप पहले से ही ऐसा कर सकता है। लेकिन मेरे पास दुरान के लिए कोई टेलीपोर्टेशन रून नहीं है। अगर मेरे पास होता भी तो मुझे संदेह है कि दुरान के भीतर बाहरी टेलीपोर्टेशन काम करेगा, पिंक ने समझाया। जिस बारे में बात कर रहे हैं, आपने कार्मेला और उसके 2 चचेरे भाइयों को कहाँ छोड़ा? माइकल ने वेदोरा की ओर देखते हुए पूछा। धुंधले दलदल के बाहरी इलाके में। मुझे लगता है कि हमें वहां जाकर काम खत्म कर देना चाहिए। ग्रामीण कभी भी ग्रिफी से सुरक्षित नहीं होते, सबा ने गांव के लोगों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। इस बारे में चिंता मत करो।
अब जब पैंथियन जल्लाद ने दलदल में कदम रखा है तो उसके स्वर्गदूत जल्द ही उसका पीछा करेंगे। वे हर ग्रामीण से पूछताछ करेंगे, उनके साथ रहेंगे और उन पर नज़र रखेंगे। यह आपके पक्ष में काम करता है क्योंकि ये देवदूत आमतौर पर अवैतनिक गार्ड के रूप में काम करते हैं, पिंक ने उन्हें आश्वस्त किया। एक उम्मीद की किरण, माइकल ने आह भरी। क्या हम शुरू करें? ये सारी तैयारियां हमारे अंतिम लक्ष्य तक ले जाएंगी, रेनार को मारना। एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम पैंथियन की शीर्ष सूची में होंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं, पिंक? माइकल ने पूछा। चलो, घोस्ट, मैं तैयार पैदा हुआ था और मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। हम वास्तव में वापस आ गए हैं, है न? घोस्ट और पिंक हत्या के धंधे में वापस। पिंक अपने उत्साह को रोक नहीं पाए और हंसने लगी। देवताओं की हत्या करना, यह अच्छा लगता है। माइकल ने भी शैतानी ढंग से मुस्कुराया। अपनी योजनाएं तय करने और अपनी प्रेरणाओं को फिर से जगाने के बाद माइकल ने भूमिगत सुरक्षित घर छोड़ने की तैयारी करने से पहले पिंक के साथ कुछ और शब्दों का आदान प्रदान किया। अपना ख्याल रखना, पिंक। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, माइकल ने कहा। तुम भी, घोस्ट। इससे पहले कि हम साथ मिलकर कुछ कहर बर पाएं, तुम खुद को मत मार लेना, पिंक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपनी संक्षिप्त विदाई के बाद माइकल बाहर निकलने की ओर बढ़ा। उसने पिंक के निर्देशों का पालन किया और जल्द ही ऊपर जाने वाली एक मजबूत सीढ़ी पा ली। ऊपर चढ़ते हुए वह भूमिगत ठिकाने से बाहर निकला और एक सूखे जंगल में पहुंच गया। भूरे पत्तों ने जंगल के फर्श को ढक दिया, जिससे उसके पैरों के नीचे एक नर्म मिट्टी का कालीन बन गया। जंगल में भयानक शांति थी और हवा में प्रत्याशा की भावना तैर रही थी। माइकल जानता था कि उसे इन शांतिपूर्ण परिवेश में भी सतर्क रहना होगा। उसने पिंक के निर्देशों का पालन किया, जंगल से होते हुए आगे बढ़ा जब तक कि वह नोरेबो के मंदिर की ओर जाने वाले कीचड़ भरे रास्ते पर नहीं पहुंच गया। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रात होने तक इंतज़ार कर सकते हैं और अंधेरे की आड़ में ऑक्स पर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। आप बाद में अपने कपड़े बदल सकते हैं। पिंक की आवाज़ एपीस से आई, जो माइकल को उसके रास्ते पर ले जा रही थी। माइकल उसकी सलाह सुनते हुए चलता रहा। क्या आपको पता है कि ये ऑक कितने शक्तिशाली हैं? उसने पूछा। एलिमेंटल अट्यूनमेंट रियल्म या सेलेस्टियल रेजोनेंस रियल्म। आप अपनी ईश्वरीय शक्तियों का उपयोग किए बिना या उन्हें सचेत किए बिना उन्हें नीचे नहीं गिरा सकते। ये ऑक हैं, इसलिए मंदिर में घुसपैठियों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उनके पास हर जगह रून होंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन्हें नहीं मारता, बल्कि कोई दूसरा रास्ता खोजता, पिंक ने सुझाव दिया। रोज, हम फिर से काम पर लग गए हैं, माइकल ने दृढ़ मुस्कान और अपनी आवाज़ में उत्साह के साथ जवाब दिया। वह इस नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे घातक हत्यारे के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करेगी। अध्याय 1086 दुर्रानाई का साम्राज्य। जब माइकल जंगल से बाहर निकला तो उसने दूर से एक भव्य मंदिर देखा। मंदिर एक छोटे से द्वीप पर गर्व से खड़ा था, जो एक शांत, चिंतनशील झील से घिरा हुआ था। नर्म दिन के उजाले में पानी चमक रहा था, जो मंदिर की अलौकिक सुंदरता को बढ़ा रहा था। मंदिर अपने आप में एक राजसी संरचना थी। इसकी वास्तुकला ऑक्स की शक्ति और ताकत को दर्शाती थी। ये जटिल नक्काशी से सुसज्जित था और धातु बख्तरबंद ऑक्स इसकी परिधि पर गश्त करते थे। ये संतरी हर उस व्यक्ति पर सतर्क नज़र रखते थे जो उनके पास आता था। हमें अपनी चाल चलने के लिए रात होने तक इंतजार करना चाहिए, अयाग ने ऑक्स की सतर्क गश्त को देखते हुए धीमी आवाज़ में सुझाव दिया। पिंक अभी भी ईयरपीस के माध्यम से जुड़ा हुआ था, एक सुझाव के साथ बोला। स्पाइडर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? वे हमें एक फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन माइकल के पास इससे भी अधिक आश्चर्यजनक कुछ था। उसने अपनी इन्वेंट्री में हाथ डाला और एक छोटा, चिकना ड्रोन निकाला। एक तेज गति से उसने इसे सक्रिय किया और ड्रोन के प्रोपेलर चालू हो गए। पिंक ने ड्रोन के मडराते हुए अलग अलग आवाज़ सुनी। वह अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाए। क्या ये ड्रोन है? माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, ये है। पिंक अचंभित थी। यह इस दुनिया में ओपी है। माइकल ने जंगल के किनारे पहुंचते ही मुस्कुराया। उसने खुद को ज़मीन पर टिका लिया और धैर्यपूर्वक डूबते सूरज का इंतजार करने लगा। अपनी आंखें बंद करके उसने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इस महत्वपूर्ण प्रतीक्षा के दौरान अपने ध्यान और मन की स्पष्टता को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। जब माइकल रात के सन्नाटे में ध्यान कर रहा था तो एक अजीब सी अनुभूति ने उसे जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में फुसफुसाहटें आकार ले रही थीं, फीकी और अलौकिक। ये फुसफुसाहटें आवाज़ों में घुलने लगीं, दूर से मंत्रों की तरह गूंजने लगीं। अंधकार के देवता, एक आवाज़ ने पुकारा। उसका स्वर श्रद्धापूर्ण था। अंधकार के भगवान, हमें अपने अंधकार से आशीर्वाद दें। छाया के रक्षक, एक और आवाज़ ने जोश से विनती करते हुए कहा, हमारी प्रार्थना सुनो। हम आपसे विनती करते हैं। जल्द ही आवाज़ें एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए कई गुना बढ़ गईं, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण कोरस बन गया जो उसकी चेतना में गूंज उठा। अनंत रात्रि के भगवान, भक्तों के एक समूह ने विनती की, छाया के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें।
हमें उन शिकारियों से बचाएं जो हमारे हर कदम पर पीछा करते हैं। छाया के भगवान, फिर एक और आवाज़ ने विनती की, हमें अपनी दया और आशीर्वाद प्रदान करें। अपने अंधकार से हमें नुकसान से बचाएं। इस ध्यान की अवस्था में माइकल अपने उपासकों की सामूहिक भक्ति, सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए उनकी पुकार को महसूस कर सकता था। वे अंधेरे के देवता की अटूट आस्था के साथ पूजा करते थे, अपने सबसे बुरे समय में उनकी सहायता की तलाश करते थे। उनकी आवाज़ें उसके मन में भर गईं, भक्ति की एक सिम्फनी, और माइकल उनकी प्रार्थनाओं के भार को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। मेजबान को उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देना शुरू कर देना चाहिए और अपने उपासक आधार का निर्माण करना चाहिए। माइकल अपने ध्यान में गहरे डूबे हुए सिस्टम के सुझाव को सुन रहा था। ये समझ में आया, लेकिन वह जानता था कि उसके पास और भी तात्कालिक चिंताएं थीं। मेरे पास अभी बहुत कुछ है। मैं उन्हें हमेशा के लिए अनदेखा नहीं करूंगा, लेकिन वे इतने लंबे समय तक मेरे बिना यहाँ जीवित रहे हैं। मुझे यकीन है कि वे थोड़े और समय तक जीवित रह सकते हैं, माइकल ने सिस्टम को जवाब दिया। उसका ध्यान अडिग था। जैसे ही सूरज क्षितिज से परे गायब हो गया, दुनिया अंधेरे में नहा गई और आगे का मंदिर एक उज्ज्वल प्रकाशस्तंभ बन गया। इसकी संगमरमर की संरचना शानदार ढंग से चमक रही थी। एक शक्तिशाली गोलाकार वस्तु द्वारा ताज पहनाया गया था जो एक झिलमिलाती सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, जो पवित्र भूमि के चारों ओर एक गर्म आभा बिखेर रही थी। अपने दुर्जेय धातु कवच में सजे हुए ऑक्सिस शानदार रोशनी से रोशन थे। जंगल के किनारे की सुरक्षा से माइकल ने अपने सिस्टम स्टोरेज से एक टैबलेट और ड्रोन का एक बेड़ा निकाला। एक परिकलित सटीकता के साथ ड्रोन मंदिर की ओर बढ़े और माइकल की टैबलेट पर अपना लाइव फीड संचारित किया। माइकल ने अपने टैबलेट पर प्रदर्शित ड्रोन फीड की बारीकी से जांच की, मंदिर के आसपास के हर विवरण को अवशोषित किया। उसकी आंखें शिखर पर स्थित सुनहरे गोले पर टिकी थीं, जो नीचे मंदिर के मैदान में गश्त कर रहे ऑक्स को रोशन कर रहा था। अयाग और सबा उसके ऊपर बैठे थे, कंधे पर हाथ रखकर, उसके साथ भोजन को ध्यान से देखते हुए, उसकी आंखों और कानों के अतिरिक्त सेट के रूप में कार्य किया। जबकि माइकल ने देखना जारी रखा, उसने देखा कि ऑक्स अपने चक्कर लगाते समय अनौपचारिक बातचीत में लगे हुए थे। उनकी आवाज़ें और हंसी शांत रात को चीरती हुई उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। एक ऑक एक खंभे के सहारे झुका हुआ अपनी ताकत का बखान कर रहा था। मैं कसम खाता हूं, मैंने पिछले हफ्ते एक पत्थर उठाया था जिसका वजन 100 पत्थर रहा होगा। पास की बेंच पर बैठा एक और ऑक मुस्कराते हुए बोला, तुम हमेशा अतिशयोक्ति करते हो ग्रंक। ये 50 पत्थरों के बराबर था और तुम्हें मदद मिली थी। ऑक के बीच हंसी फूट पड़ी, उनका सौहार्द स्पष्ट था। इस बीच माइकल ने धैर्यपूर्वक अपने मन में गश्ती मार्गों की रूपरेखा बनाई। उसने पहरेदारों की स्थिति, प्रवेश और निकास और संभावित छिपने के स्थानों को नोट किया। हवा में तनाव स्पष्ट था क्योंकि उसने बिना किसी को पता लगे मंदिर में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। ऑक अपनी बातचीत में मग्न थे। माइकल ने सही मौके का फायदा उठाया। चुपचाप उसने ड्रोन को एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचाया, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक अंधे स्थान पर कब्जा कर लिया। ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी हरकतों पर किसी का ध्यान न जाए, उसने अपनी दैवीय चपलता का उपयोग करते हुए जंगल की छिपी हुई जगह से छलांग लगाकर मंदिर की छाया में प्रवेश किया। जब माइकल नीचे झुका और अपनी उपस्थिति को छुपाया, तो उसने अयाग और सबा से फुसफुसाते हुए कहा, मेरे लिए गश्ती दल पर नजर रखना। अगर वे अपनी दिनचर्या बदलते हैं या कोई आ रहा है तो मुझे बताना। दोनों सांपों ने चुपचाप सिर हिलाया, उनका ध्यान ड्रोन फीड पर स्थिर था। माइकल अपने दिल की धड़कनों और अपनी इंद्रियों को बढ़ाते हुए मंदिर में अपनी गुप्त घुसपैठ शुरू कर दी। ऑक के मजाक के बीच उनमें से एक ने अचानक कहा, ओह आत्माएं, मैं बैरक में कुछ भूल गया हूं, अभी वापस आता हूं। ऑक ने तुरंत अपने गश्ती मार्ग को बदल दिया, एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ा जो उसे माइकल के छिपने के स्थान के बहुत करीब ले जाएगा। इसने माइकल के अंदर तनाव का एक झटका भेजा, जिसने तुरंत अयाग और सबा को जानकारी के लिए संकेत दिया। अयाग की आवाज़ माइकल के कान में तेजी से फुसफुसाई, कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है, घोस्ट। तेज और शांत। बिना एक सेकंड बर्बाद किए माइकल ने मंदिर के ऊपर अपना हाथ उठाया और एक यांत्रिक घुमाव के साथ उसका मार्क 3 ग्रैपलिंग हुक हरकत में आ गया। इसने उसे हवा में उछाल दिया और वह अपनी ईश्वरीय शक्ति और चपलता की सहायता से तेजी से ऊपर चढ़ गया। वह मंदिर के ऊपर उड़ गया, ठंडी रात की हवा को अपने पास से गुजरते हुए महसूस कर रहा था। जबकि वह छाया में छिपा हुआ था, उसकी उपस्थिति स्याही के अंधेरे से छिपी हुई थी। जैसे ही माइकल मंदिर के मैदान के ऊपर लटक रहा था, उसने सांस रोककर आने वाले ऑक को देखा, प्रार्थना कर रहा था कि उसकी छिपी हुई स्थिति किसी की नज़र में न आए। जब माइकल मंदिर की छायादार छत से चिपका हुआ था, तो उसने अपने सिर में पिंक की आवाज़ सुनी, घोस्ट, सब कुछ कैसा चल रहा है? अत्यधिक सावधानी के साथ माइकल ने अपने मन में उत्तर दिया, अच्छा चल रहा है। पिंक ने अपना टेलीपैथिक मार्गदर्शन जारी रखा, एक बार जब आप मंदिर के अंदर हों तो पश्चिम की ओर जाएं। आपको वहां पोर्टल मिलेगा, बस अपना हाथ कुर्सी पर रखें और यह सीधे दुरान के लिए पोर्टल को सक्रिय कर देगा।
इस समय दूसरी तरफ की निगरानी इस तरह नहीं की जाएगी। मंदिर की छायादार छत के नीचे जो ऑक नीचे रुका हुआ था, उसने दूसरे गुजरते हुए ऑक को आवाज़ लगाई। उन्होंने अपने परिवारों से मिलने के लिए जल्द ही डुरान लौटने के बारे में शब्दों का आदान प्रदान किया। माइकल के अधीन ऑक ने टिप्पणी की, मैं डुरान लौटने का इंतज़ार नहीं कर सकता। बहुत लंबा समय हो गया है। दूसरे ऑक ने सहमति में सिर हिलाया, बस फसल के त्योहार तक इंतज़ार करो। हम एक अच्छे बोनस के साथ अपने घर जाएंगे। यह इंतज़ार के लायक होगा। जब वे बातचीत कर रहे थे, माइकल छिपा रहा, उनकी बातचीत को मानसिक रूप से नोट करता रहा और अपनी घुसपैठ जारी रखने के लिए सही अवसर का इंतज़ार करता रहा। अयाग ने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा नहीं लगता कि ये ऑक जल्द ही आगे बढ़ने वाले हैं, और अगर हम यहाँ बहुत देर तक रुके तो हमें देखा जाएगा। माइकल ने सिर हिलाया, उसकी नज़र अभी भी उसके नीचे मौजूद 2 ऑक पर थी। उसने मन ही मन एक ड्रोन को चुपचाप दूर जाने का आदेश दिया। फिर दूसरे ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उसने पास की बेंच से किताबों के ढेर को नीचे गिरा दिया, जिससे अचानक जोरदार विकर्षण पैदा हो गया। अचानक हुई आवाज़ से चौंके दोनों ऑक ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने कहा, वह क्या था? क्या तुमने कुछ सुना? दूसरे ऑक ने जवाब दिया, हाँ, ये वहाँ से आया था। चलो इसे देखते हैं। सतर्क कदमों के साथ ऑक अपने पिछले स्थान से दूर चले गए, गड़बड़ी के स्रोत की ओर बढ़ गए, जिससे माइकल मंदिर के अंदर अपना मिशन जारी रखने के लिए स्वतंत्र हो गया। माइकल चुपचाप जमीन पर उतरा और मंदिर में घुसने की कोशिश करता रहा। अंदर का हिस्सा बहुत बड़ा और खाली था, बीच में एक विशालकाय ऑक की मूर्ति लगी हुई थी। माइकल खुद को पिंक से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या वह मूर्ति नोरेबो देवता की है? पिंक की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। उसने पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, वह नोरेबो है। अब तुम्हें द्वार की ओर जाना होगा। एक त्वरित सिर हिलाते हुए माइकल मंदिर के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ गया। वहाँ उसे एक छायादार कमरा मिला जो मुख्य क्षेत्र से थोड़ा छिपा हुआ था। उसने दरवाजे की कुंडी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुली। निराश होकर उसने पिंक को बताया, ये बंद है। पिंक ने आश्चर्य से जवाब दिया, इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही माइकल ने कदमों की आहट सुनी। अयाग ने उससे आग्रह किया, कुछ करो इससे पहले कि वे हमें पकड़ लें। दबाव महसूस करते हुए माइकल ने अपनी ताकत जुटाई और एक दृढ़ प्रयास के साथ दरवाजे की कुंडी तोड़ दी, जिससे वह समय रहते कमरे में घुस गया और आने वाले ऑक द्वारा पकड़े जाने से बच गया। जैसे ही माइकल ने जल्दी से कमरे में प्रवेश किया, वह आने वाले ऑक की दबी हुई बातचीत सुन सकता था। एक ऑक ने बड़बड़ाते हुए कहा, हमें पोर्टल रूम की जांच करने की ज़रूरत है। दूसरे ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने उस दिशा से कुछ अजीब आवाज़ें सुनी हैं। पोर्टल को देखते ही माइकल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये जटिल रूनों से घिरा एक झिलमिलाता गोलाकार द्वार था। कमरे के बीच में एक कुर्सी खड़ी थी। बिना एक पल बर्बाद किए माइकल ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे मजबूती से कुर्सी पर रख दिया। तुरंत पोर्टल चमकदार ऊर्जा से जगमगा उठा और उसमें उकेरे गए रून चमकने लगे। जैसे ही ऑक कमरे के करीब आए, माइकल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वेडोरा को पकड़ लिया और अपने पीछे मंदिर पर एक अंतिम नज़र डालते हुए पोर्टल में छलांग लगा दी और ठीक उसी समय गायब हो गया जब ऑक्स उसके स्थान पर पहुंचते। अध्याय 1087 दुर्रान द्वितीय का साम्राज्य। पोर्टल से बाहर निकलते समय रंगों और संवेदनाओं का बवंडर सा महसूस हुआ, और जब माइकल दूसरी तरफ उतरा तो उसने खुद को एक विशाल मंद रोशनी वाले कमरे में पाया। कमरा भयावह रूप से खाली था, जिसमें पत्थर की दीवारें और एक छोर पर एक भव्य लोहे का दरवाज़ा था। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा अयाग ने उम्मीद की थी। मैं पोर्टल से बाहर निकल आया हूँ, माइकल ने पिंक से फुसफुसाते हुए कहा, जो अभी भी अपने ईयरपीस में था। पिंक की आवाज़ शांत और संयमित होकर आई, अच्छा, अब उस लोहे के दरवाजे से बाहर निकलो और अपने वस्त्र हरे रंग में बदलना याद रखो। एक विचार के साथ माइकल के काले वस्त्र हरे रंग में बदल गए। फिर उसने भव्य लोहे का दरवाज़ा खोला और एक विशाल संगमरमर के फर्श वाले हॉल में कदम रखा। कई ओर्क इधर उधर घूम रहे थे, कुछ बातचीत में व्यस्त थे जबकि अन्य विभिन्न कार्यों में व्यस्त दिखाई दिए। हलचल भरे दृश्य के बीच जीवंत हरी त्वचा और चेहरे पर स्वागत भरी मुस्कान वाली एक महिला ऑक उसकी ओर दौड़ी। उसने दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ बढ़ाया और कहा, सम्मानित अतिथि, डुरान में आपका स्वागत है। मैं ग्लिना हूँ। क्या आप आगामी फसल उत्सव के लिए यहाँ हैं? माइकल गर्मजोशी से भरे स्वागत से अचंभित था, लेकिन जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। हाँ, मैं हूँ, उसने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मैंने सुना है कि यह एक भव्य उत्सव है। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? उत्सव के बारे में बताते हुए ग्लिना की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने उसे डुरान के राज्य का एक नक्शा दिया। यह अद्भुत होने वाला है। यहाँ एक नक्शा है जो आपको उत्सव में नेविगेट करने और हमारे सुंदर राज्य का पता लगाने में मदद करेगा। माइकल ने विनम्रतापूर्वक नक्शा स्वीकार किया, ग्लिना को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। हाथ में नक्शा लेकर वह इमारत से बाहर निकल गया
अब दुरान के ऑक साम्राज्य में नेविगेट करने और अपने मिशन को जारी रखने के लिए तैयार था। इमारत से बाहर निकलते ही माइकल का स्वागत एक मनमोहक दृश्य ने किया। उसके सामने ओर्क्स का सुंदर साम्राज्य फैला हुआ था, जो आगामी फसल उत्सव के लिए जीवंत सजावट से सुसज्जित था। हल्की हवा में रंग बिरंगे बैनर लहरा रहे थे और लालटेन की लड़ियां एक गर्म और आकर्षक चमक बिखेर रही थीं। दुरान की वास्तुकला भव्यता और प्रकृति का एक आकर्षक मिश्रण थी। ऊंची पत्थर की संरचनाएं हरे भरे हरियाली से जुड़ी हुई थीं, जो एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाती थीं। उत्सव की तैयारी करते समय ऑर्क्स इधर उधर भाग रहे थे, उनकी हंसी और बकबक हवा में भर रही थी। पिंक की आवाज़ उसके ईयरपीस में गूंज रही थी। दुरान में आपका स्वागत है, घोस्ट। उत्सव का आनंद लें, लेकिन याद रखें, हमें एक मिशन पूरा करना है। जब माइकल दुरान की जीवंत सड़कों पर टहल रहा था, तो पिंक की आवाज़ ने उसे सटीक रूप से निर्देशित किया। ठीक है, घोस्ट, अपने वर्तमान स्थान से पश्चिम की ओर चलें। आपको एक बड़ा ओक का पेड़ दिखाई देगा। वहां से दाएं मुड़ें और आप एम्बर स्ट्रीट पर होंगे, पिंक ने निर्देश दिया। उसके निर्देशों का पालन करते हुए माइकल ने हलचल भरे ओक शहर में नेविगेट किया। उसके हाथ में नक्शा था और उसका ईयरपीस सुरक्षित रूप से लगा हुआ था। सड़कों पर उत्सवों की धूम थी और ओक निवासी बहुत उत्साहित लग रहे थे। पिंक ने दिशा निर्देश देना जारी रखा। अच्छा, अब एम्बर स्ट्रीट पर बाएं मुड़ो और सीधे चलते रहो। तुम एक चौराहे पर आओगे और यहीं पर तुम्हें गिलरूट की रून कार्यशाला मिलेगी। माइकल ने पिंक के मार्गदर्शन की स्पष्टता की सराहना की और जैसे ही वह संकेतित चौराहे पर पहुंचा, वह रुक गया। मुझे उत्सुकता है, तुमने इस ऑक गिलरूट को अपना एहसान कैसे दिलवाया? माइकल के कंधे पर बैठा अयाग भी उतना ही उत्सुक लग रहा था। हाँ, पिंक, तुमने क्या किया? एक संक्षिप्त विराम था और पिंक की आवाज़ में उदासी का संकेत था। यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में मैं बात करना पसंद करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। गैल, जिस ऑक के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, उसने सिर्फ लैनी को परेशान नहीं किया। उसने गिलरूट के किसी करीबी को चोट पहुंचाई। जब मैंने गैल की देखभाल की तो गिलरूट को कृतज्ञता का एहसास हुआ। आप जानते हैं, कुछ उचित न्याय देने के लिए। माइकल ने पिंक के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझते हुए सिर हिलाया। कभी कभी दोस्ती और कृतज्ञता के बंधन किसी भी लिखित अनुबंध से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। माइकल जब दुरन की जीवंत सड़कों पर पिंक के मार्गदर्शन का अनुसरण कर रहा था, तो उसके कानों में आगे एक हलचल की आवाज़ें गूंज रही थीं। उसने ऑक, कल्पित बौने और बौनों का एक समूह देखा, जो एक इमारत के सामने खड़े थे, जिस पर एक चमकता हुआ चिन्ह था जिस पर लिखा था, राइड इन फंड्स। भीड़ उत्तेजित थी और जैद हरे रंग के कवच में एक लंबा ऑक इमारत पर चिल्ला रहा था। इमारत के अंदर मौजूद मासूमों को चोट लगने से पहले बाहर आ जाओ, ऑक ने चिल्लाया। जिज्ञासा ने माइकल पर काबू पा लिया और उसने स्थिति की जांच करने का फैसला किया। उसने धीमी आवाज़ में पिंक को सारी बातें बताईं। पिंक, यहाँ कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि राइड ऑन फंड्स बिल्डिंग के बाहर किसी तरह का हंगामा हो रहा है। पिंक की आवाज़ उसके ईयरपीस में कर्कश हो गई, चिंता स्पष्ट थी। ये विल्नियस गिरोह का काम हो सकता है, जो हमेशा की तरह परेशानी खड़ी कर रहा है। माइकल ने भौहें सिकोड़ी। विल्नियस गिरोह? वे कौन हैं? पिंक ने समझाया, वे उपद्रवी ओर्क से बना एक स्थानीय गिरोह हैं जो राज्य के बाहर रहते हैं। वे कुछ समय से राज्य के लिए कांटा बने हुए हैं। माइकल के कंधे पर बैठा अयाग बोला, ये हमारा काम नहीं है, घोस्ट। चलो चलते रहें। माइकल ने अयाग के शब्दों पर विचार किया, लेकिन उत्सुकता से उसे परेशान करते हुए शोरगुल की ओर बढ़ना जारी रखा। हालांकि उसे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं थी, इससे पहले कि वह भीड़ में कुछ ऑर्क्स के बीच एक शांत बातचीत सुन सके। क्या तुमने सुना? रनमास्टर गिलरूट भी इमारत के अंदर फंसा हुआ है, उसे बंधक बना लिया गया है। उन शब्दों ने माइकल को वहीं रोक दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अयाग के साथ एक त्वरित नज़र का आदान प्रदान किया। गिलरूट, रनमास्टर जो उनकी मदद करने वाला था, खतरे में था। माइकल ने नए संकल्प के साथ हंगामे की ओर रुख किया। पिंक, ऐसा लगता है कि रनमास्टर गिलरूट उस इमारत के अंदर मुसीबत में है। मैं यहाँ से यूं ही नहीं भाग सकता। माइकल के ईयरपीस में पिंक की आवाज़ निराशा और चिंता से भरी हुई थी, जब उसने तुरंत फुसफुसाते हुए कहा, भूत, तुम समझ नहीं रहे हो। विलेनियस गिरोह निर्दयी है, उन्हें निर्दोष लोगों को मारने की परवाह नहीं है। माइकल स्थिति के बोझ को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। पिंक ने आगे कहा, यहाँ के ऑक वे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। वे रणनीति बनाने में अपना समय लेंगे। अगर वे इस बचाव अभियान का नेतृत्व करते हैं, तो यह आपदा में समाप्त हो सकता है। गिलरूट को बाहर निकालने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। माइकल ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उसे तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करना था। पिंक की आवाज़ और भी ज्यादा जोरदार हो गई जब उसने सलाह दी, घोस्ट, तुम्हें कुछ नया करना होगा। बंधकों और गिलरूट को बचाने का कोई तरीका खोजो, लेकिन सावधान रहो और विल्नियस गिरोह को कम मत समझो। जैसे ही माइकल बढ़ती भीड़ में घुल मिल गया, हवा में तनाव साफ झलक रहा था।
इमारत के अंदर से चीखें निकल रही थीं, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अंदर मौजूद गिरोह के एक सदस्य ने, जिसकी आवाज़ में खतरा था, बाहर मौजूद एक औक को संबोधित किया, उसे अधिकारी बरूक के नाम से संबोधित किया। गिरोह के सदस्य की धमकियां हवा में ब्लेड की तरह कट रही थीं, जिससे भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसने घोषणा की, अधिकारी बरूक, तुम सुनो। हमारे यहाँ 25 बंधक हैं, जिनमें तुम्हारा प्रसिद्ध रनमास्टर भी शामिल है, और हम उनका गला काटने में संकोच नहीं करेंगे। बरूक ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए कांपती आवाज़ में पूछा, तुम्हारी क्या मांगे हैं? गिरोह के सदस्य का उत्तर दृढ़ था, हमें एक उड़ने वाले जहाज की आवश्यकता है, और बेहतर होगा कि इसमें पर्याप्त ऋण ऊर्जा भरी हो, ताकि हम सीधे इस राज्य के बाहर अगले दिव्य द्वार तक पहुंच सकें। भीड़ में एक सामूहिक आह की लहर दौड़ गई। गिरोह के सदस्य का अल्टीमेटम हवा में भारी रूप से लटका हुआ था। वह यही नहीं रुका, उसने धमकी को और भी तीव्र कर दिया। जैसे ही उसने कहा, अगर अगले 3 घंटों के भीतर हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो हम एक एक करके बंधकों को मारना शुरू कर देंगे, जिसकी शुरुआत तुम्हारे प्यारे गिलरुड से होगी। अधिकारी बरूक ने कुछ समय खरीदने का प्रयास करते हुए गिरोह के सदस्य से बातचीत की। उसने समझाया, सुनो, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है और अधिकांश उड़ने वाले जहाज वर्तमान में उपयोग में हैं। तुम्हारे लिए एक का प्रबंध करने में समय लगेगा। हालांकि गिरोह के सदस्य ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ जवाब दिया, समय है न, हम लोग बहुत धैर्यवान नहीं हैं, आप देखिए, उसने व्यंग्य किया। एक अशुभ स्वर के साथ उसने एक भयावह धमकी जारी की, आपकी गति बढ़ाने में मदद करने के लिए क्या मैं इन बंधकों में से एक का हाथ काटकर आपको भेज सकता हूं? इससे आपको टिक टिक करती घड़ी की याद आ जाएगी। बरूक का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से विनती की, नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करो। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको जो चाहिए वो दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। गिरोह के सदस्य के होंठ एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान में बदल गए और उसने अपना अंतिम आदेश दिया, ठीक है, अधिकारी बरूक, सड़क बंद कर दो, और मैं इस इमारत के आसपास कहीं भी आपके किसी भी बेवकूफ़ सैनिक को नहीं देखना चाहता। बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अधिक समय खरीदने की कोशिश करते हुए अधिकारी बरूक ने प्रस्ताव दिया, हमारे कानूनों के अनुसार हमें बंधकों की स्थिति की पुष्टि करने के लिए इमारत के अंदर किसी को भेजने की आवश्यकता है। गिरोह के सदस्य, जो स्पष्ट रूप से किसी भी नियम का पालन करने में रुचि नहीं रखते थे, ने उपहास किया, मैं किसी भी बेवकूफ़ ऑक सैनिक को अंदर नहीं आने दूंगा। कानून को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित बरूक ने तर्क दिया, ये कानून है और हमें इसका पालन करना चाहिए। एक मजाकिया मुस्कान के साथ गिरोह के सदस्य ने जवाब दिया, कानून का पालन करने वाले नागरिक, क्या हम ऐसे दिखते हैं जैसे हमें कानूनों की परवाह है? आपको बता दूं, मैं एक नागरिक को भी अंदर जाने देने पर विचार कर सकता हूं जो आपकी सेना से नहीं है। बरूक इस सुझाव से हैरान रह गया। वह जानता था कि सैन्य प्रशिक्षण के बिना नागरिक स्वेच्छा से ऐसी खतरनाक स्थिति में कदम नहीं रखेंगे। चिंतित होकर उसने जवाब दिया, सैन्य प्रशिक्षण के बिना कोई भी नागरिक इस पर सहमत नहीं होगा। गिरोह के सदस्य ने दुष्टतापूर्वक हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, तो अधिकारी बरूक, ऐसा लगता है कि आप किस्मत से बाहर हैं। स्थिति पल पल तनावपूर्ण होती गई और बंधकों का भाग्य अधर में लटक गया। अधिकारी बरूक अपनी मुठ्ठियां भींचे हुए और चेहरे पर निराशा स्पष्ट रूप से इस अनिश्चित स्थिति से निपटने की कोशिश करते हुए अपनी सांसों में शाप दे रहे थे। अचानक एक आवाज़ तनाव को तोड़ती हुई आई। माइकल ने आगे बढ़कर एक आश्चर्यजनक समाधान पेश किया, अगर आपके पास कोई और नहीं है तो मैं अंदर जा सकता हूं, उसने शांति से कहा। इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से बरूक और भीड़ दोनों चौंक गए। उसने पूछा, आप कौन हैं, इंसान? माइकल ने जवाब देते हुए एक आश्वस्त मुस्कान बनाए रखी, बस एक चिंतित नागरिक जो मदद करने को तैयार है। ऐसा लगता है कि आपको सहायता की सख्त जरूरत है। बरूक ने हिचकिचाहट दिखाई, स्थिति की तात्कालिकता और प्रोटोकॉल का पालन करने के अपने कर्तव्य के बीच उलझा हुआ। मैं उचित प्रशिक्षण के बिना किसी नागरिक को अंदर नहीं जाने दे सकता, उसने तर्क दिया। माइकल अभी भी शांत था, उसने शांति से जवाब दिया, जितना अधिक समय हम बर्बाद करेंगे, बंधकों के लिए स्थिति उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। मैं इसके लिए स्वेच्छा से काम कर रहा हूँ। मैं गिरोह के सदस्यों को कुछ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। स्थिति की तात्कालिकता को समझते हुए बरूक ने गहरी सांस ली। वह माइकल की ओर मुड़ा और कहा, जब आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। उसने अपनी जेब से एक चर्मपत्र निकाला और माइकल को देते हुए कहा, यह एक सहमति पत्र है। इसमें लिखा है कि आप इस मिशन के लिए स्वयंसेवक बनने के लिए सहमत हुए हैं। माइकल ने इस विशेष प्रयास के लिए एक अलग नाम का उपयोग करने का निर्णय लेते हुए थोड़ा हंसा। उसने जल्दी से चर्मपत्र पर जॉन लिखा और उसे बरूक को वापस सौंप दिया। बरूक अब जॉन की सहमति के साथ चर्मपत्र पकड़े हुए अपनी आवाज़ ऊंची करके इमारत पर चिल्लाया, मैं एक नागरिक को अंदर भेज रहा हूं। बंधकों को नुकसान मत पहुंचाओ। इमारत के अंदर से गिरोह के सदस्य की आवाज़ गूंजी, वह मूर्ख कौन है?
गिरोह के सदस्यों को पता नहीं था कि वे अनजाने में भीड़ के कब्जों में एक भेड़िए को अपने बीच में आने देने वाले थे। जब माइकल राइडन फंड्स बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वह बाहर रुक गया और विनियस गिरोह के किसी व्यक्ति द्वारा दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा। उस बलि के बकरे के लिए दरवाजा खोलो, विनियस गिरोह के सदस्यों में से एक ने अंदर से हंसते हुए कहा। जैसे ही दुर्रान के लोग मानव की सुरक्षा के लिए जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण के साथ सामने आने वाले दृश्य को देख रहे थे, राइडन फंड्स का दरवाजा चरमराकर खुल गया। दरवाजे में कदम रखते ही माइकल ने खुद को एक हरे रंग की त्वचा वाले ऑग के सामने पाया, जिसके शरीर पर कई टैटू और छेद थे, जो स्पष्ट रूप से उसे डराने के उद्देश्य से था। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हूँ कि बंधक ठीक हैं, माइकल ने शांति से कहा। उसकी आवाज़ अधिक थी। एक और बंधक बनने की कोशिश मत करो, ऑग ने एक ठंडी हास्यहीन हंसी के साथ उत्तर दिया। अपने बड़े हाथों से उसने माइकल को सिर से पैर तक अच्छी तरह से तलाशा, किसी भी छिपे हुए हथियार की तलाशी ली। अपने कवच और काली तलवारों को सिस्टम स्टोरेज में छिपाकर रखने के बाद माइकल तलाशी से बेफिक्र रहा। वह साफ है, तलाशी लेने वाले ऑग ने अपने साथियों से घोषणा की। उस बकरी को अंदर आने दो, उसी गिरोह के सदस्य की आवाज़ आई जिसने पहले बरूक से बातचीत की थी। जैसे ही माइकल ने सावधानी से अंदर कदम रखा, उसने खुद को एक खूबसूरत हॉल में पाया जिसमें विभिन्न स्वर्ण कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाले काउंटर लगे हुए थे। छत से लटके अलंकृत क्रिस्टल झूमरों से निकलने वाली कोमल रोशनी को दर्शाते हुए संगमरमर का फर्श उसके पैरों के नीचे चमक रहा था। अंदर वही ऑग जिसने पहले उसकी तलाशी ली थी, वेदोरा को हल्के मनोरंजन के साथ देख रहा था। ठीक है, क्या यह एक फैंसी 3 सिर वाला सांप नहीं है, उसने टिप्पणी की, वेदोरा की प्राकृतिक रूप से पैदा हुई हाइड्रा के रूप में असली पहचान से अनजान। माइकल ने अपना शांत चेहरा बनाए रखा, ये समझते हुए कि उसे इस खतरनाक स्थिति से निपटने और बंधकों और प्रसिद्ध रनमास्टर गिल्ड को बचाने के लिए एक चिंतित नागरिक की भूमिका निभाने की आवश्यकता थी। बंधक कहाँ हैं? माइकल ने पूछा। उसे उम्मीद थी कि हॉल में बंदी मिल जाएंगे, लेकिन यह अजीब तरह से खाली था, सिवाय कुछ खुरदुरे दिखने वाले ऑग के। वहाँ कोई बंधक नहीं दिख रहा था। जवाब में उसके पीछे चल रहे ऑग ने एक खतरनाक गुर्राहट निकाली। पार्टी में आपका स्वागत है, मानव, ऑग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यह दर्शाता है कि चीजें वैसी नहीं थीं जैसी वे दिख रही थीं। जैसे ही माइकल सावधानी से आगे बढ़ा, उसे भूरे रंग के वस्त्र पहने एक एल्फ मिला जिसके बाल चमकीले नीले थे। एल्फ ने शैतानी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। तो हमारा हीरो एक मानव है, एल्फ ने माइकल को चौंकाते हुए कहा। माइकल ने मान लिया था कि जिस वार्ताकार से उसने पहले बात की थी वह एक ऑग था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह एक एल्फ था। नस्लवादी मत बनो, इंसान। एक एल्फ ऑग के समूह का नेतृत्व कर सकता है। विल्नियस गिरोह में नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है, एल्फ ने टिप्पणी की, जैसे कि उसने माइकल के विचारों को पढ़ लिया हो। वह अब तक का सबसे बड़ा नस्लवादी बदमाश है, एक ऑग ने एल्फ की कीमत पर हंसते हुए कहा। अब हमारा प्यारा इंसान ये तय करने के लिए नहीं है कि हमारे बीच सबसे ज्यादा नस्लवादी कौन है, बल्कि बंधकों को देखने के लिए है, एल्फ ने माइकल के दिखावटी डर को संबोधित करते हुए जवाब दिया। फिर एल्फ ने माइकल का पीछा कर रहे ऑग की ओर अपनी नज़र घुमाए और एक दुष्ट मुस्कान बिखेरी। दरवाज़ा बंद करो और रूनों को सक्रिय करो, उसने आदेश दिया। तुम क्या कर रहे हो? माइकल ने भयभीत होने का नाटक करते हुए पूछा। डरो मत, इंसान। हम जानते हैं कि बाहर के ऑग कितने चालाक हो सकते हैं। हम नहीं चाहते कि वे सुने या देखें कि अंदर क्या हो रहा है, एल्फ ने मुस्कराते हुए समझाया। माइकल ने दीवारों और छत पर लाल रंग की रोशनी से चमकते हुए कई रून देखे। वे क्या हैं? माइकल ने अपनी डरावनी हरकत को जारी रखते हुए पूछा। एल्फ ने हंसते हुए स्पष्ट किया, ये एंटी सर्विलांस रून हैं, जो रनमास्टर गिल्ड की रचनाओं में से एक है। क्या ये विडंबना नहीं है कि हम उन रूनों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें उसने उसे बंद रखने के लिए डिज़ाइन किया था? एल्फ की नज़रें वेदोरा की ओर चली गईं, जो माइकल के कंधे पर आराम कर रही थी। उत्सुकता से उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे कि प्राणी को सहलाना हो। हालांकि वेदोरा ने रक्षात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, फुफकारते हुए और एल्फ के हाथ पर झपटते हुए, जिससे वह जल्दी से पीछे हट गया। वेदोरा की प्रतिक्रिया पर एल्फ ने ठहाका लगाया। तुम्हारे पास एक उग्र 3 सिर वाला सांप है, उसने माइकल से मुस्कुराते हुए कहा। प्राणी की आक्रामकता से स्पष्ट रूप से खुश था। उसे बंधकों को दिखाओ और उसे मेरे पास वापस लाओ, एल्फ ने माइकल के पीछे खड़े ऑग को आदेश दिया। माइकल के कंधे पर मजबूत पकड़ के साथ ऑग ने एल्फ के आदेश के तहत उसे दूसरी दिशा में निर्देशित किया। जब माइकल को उस कमरे के करीब ले जाया गया जहां बंधकों को बंदी बनाकर रखा गया था, तो ऑग गिरोह से हंसी की आवाज़ें निकलीं। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने खुद को एक कांच की दीवार के सामने पाया और बंधकों को देखने के लिए उसमें से झांका। वे जमीन पर बंधे हुए और मुंह बंद किए हुए पड़े थे, उनके हाव भाव डर और हताशा के मिले जुले भावों में थे। वह योगिनी, जो बदमाशों के इस गिरोह का नेतृत्व कर रही थी, कांच की दीवार पर माइकल के साथ आ गई।
उसने बंधकों के पीछे स्थित विशाल तिजोरी के दरवाजे की ओर इशारा किया, उसकी आवाज़ अधीरता से भरी हुई थी। वह राइडन फंड की तिजोरी है, योगिनी ने समझाया, उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। माइकल की भौहें गहरी हो गईं जब उसने पन्ना हरे रंग के वस्त्र पहने एक ऑक को बड़े दरवाजे पर परिश्रमपूर्वक रून उकेरते हुए देखा। तुम्हारे पास रन तोड़ने के लिए 1 और घंटा है, गिलरूट। नहीं तो हम तुम्हारे दोस्तों को मार देंगे, एल्मर नामक योगिनी ने तिजोरी के दरवाजे पर काम कर रहे ऑक से कहा। धीमी आवाज में गिलरूट ने जवाब दिया, मैं जितनी जल्दी हो सके काम कर रहा हूँ, एल्मर। मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस 1 घंटे में तिजोरी खोलनी है, एल्मर ने बेरहमी से जवाब दिया। उसने अपना ध्यान बंधकों के बीच खड़े अपने ऑक साथियों में से एक की ओर लगाया। ऑक ने एक युवक की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। ऑक की पकड़ में सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए युवक की आंखों में घबराहट भर गई। या मेरा ऑक दोस्त उसकी गर्दन को टहनी की तरह तोड़ देगा, एल्मर ने ताना मारा, उसकी हंसी क्रूरता से गूंज रही थी। फिर वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि तुम तिजोरी नहीं खोल देते या मारने के लिए बंधकों की कमी नहीं हो जाती। एल्मर की नज़र वापस माइकल पर चली गई, उसका चेहरा ठंडा और गन्नापूर्ण था। अब जब तुमने देखा है कि बंधक बहुत अच्छी हालत में हैं, एल्मर ने कहा, वापस बरूक के पास जाओ और उससे कहो कि उसे 2 घंटे में वह मिल जाए जो हमने मांगा था। माइकल के पीछे खड़े ऑक ने उसे जोर से खींचकर इमारत के चहल पहल भरे मुख्य हॉल की ओर वापस धकेल दिया। जैसे जैसे वे गलियारों से आगे बढ़े, माइकल खुद को उस भयावह स्थिति के बारे में सोचने से रोक नहीं पाया जिसमें वह खुद को पाया। उसके विचार तेजी से आगे बढ़े और एक सवाल ने उसे परेशान किया, जिसे वह अपने हमेशा मौजूद साथी से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। सिस्टम, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं इन ऑक्स को खत्म कर सकता हूं? माइकल ने चुपचाप पूछा, चलते समय खुद पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। जवाब में सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, जो उसके प्रश्न का संभावित समाधान प्रदान करती है। होस्ट को आइज ऑफ डार्कनेस क्षमता को अनलॉक करने के लिए 2 मिलियन पॉइंट खर्च करने चाहिए, जिससे आप देवताओं के क्षेत्र में प्राणियों के साधना चरणों को समझ सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने अपना निर्णय लिया। कौशल को अपग्रेड करें, उसने आदेश दिया, पूरी तरह से जानते हुए कि यह एक महत्वपूर्ण निवेश था। लगभग तुरंत एक तेज जलन वाला दर्द उसकी आंखों में से गुजरा, जो कौशल वृद्धि प्रक्रिया का संकेत था। आइज ऑफ डार्कनेस को अपग्रेड किया गया है। होस्ट अब देवताओं के क्षेत्र में साधकों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण को पहचान सकता है। कमजोर दुश्मन हरे ऊर्जा विकिरण को प्रदर्शित करेंगे, जबकि होस्ट के बराबर वाले पीले ऊर्जा विकिरण को विकीर्ण करेंगे। होस्ट से अधिक शक्तिशाली कोई भी विरोधी लाल ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करेगा। इस नए खोज के साथ क्षमता, माइकल के पास एक अद्वितीय लाभ था जो आने वाली घटनाओं के पाठ्यक्रम को बहुत प्रभावित कर सकता था। आपने अंकों पर विचार किए बिना कौशल को अपग्रेड करने का विकल्प क्यों चुना? सिस्टम ने पूछा, माइकल के आवेगपूर्ण निर्णय से हैरान। माइकल की प्रतिक्रिया हल्की फुल्की लेकिन रहस्यमय थी। आप देखेंगे, उसने खुद से कहा, सिस्टम को अपनी पूरी योजना का खुलासा नहीं किया। जैसे ही वे उस हॉल में पहुंचे जहां उसने पहली बार एल्फ का सामना किया था, माइकल ने अपनी नई उन्नत आंखों की अंधेरे को सक्रिय किया। तुरंत उसने अपने आसपास के ऑक्स को घेरते हुए एक अलग हरे रंग की आभा देखी। अंधेरे की आंखें दैवीय शक्तियों का उपयोग न करने पर मेजबान के ऊर्जा स्तरों की तुलना करके विरोधियों की ऊर्जा विकिरण को मापती हैं। यदि मेजबान अपनी दैवीय क्षमताओं को नियोजित करने का विकल्प चुनता है, तो अंधेरे की आंखें उसी के अनुसार पुनर्गणना करेंगी। इस क्षमता के सक्रिय होने के साथ माइकल को अपने आसपास के संभावित खतरों का आकलन करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। यदि माइकल के पास कोई अन्य हथियार होता तो ऑक पीले ऊर्जा विकिरण का प्रदर्शन करते। हालांकि अपनी ईश्वरीय कच्ची शक्ति और अपने कब्जे में मौजूद काली तलवारों के कारण माइकल इस दुनिया में साधना चरण की कमी के बावजूद ऊपरी हाथ रखता था। इसके अलावा ये ऑक केवल क्यूई जागृति क्षेत्र में थे, जो साधना का दूसरा चरण है। जैसे ही वे निकास के पास पहुंचे, माइकल को ले जा रहे ऑक ने उन्हें जोर से धक्का दिया। बाहर निकलो मानव। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए माइकल ने पास की एक कुर्सी पकड़ी और उसे दरवाजे के हैंडल के नीचे दबा दिया, जिससे निकास प्रभावी रूप से अवरुद्ध हो गया। इस अचानक घटना से चकित ऑक ने माइकल पर गुर्राते हुए स्पष्टीकरण की मांग की। ये खेल का समय है। फिर माइकल के कंधे पर बैठे 3 सिर वाले सर्प वेदोरा ने ऑक को आश्चर्यचकित करते हुए और उसे चौंकाते हुए कहा। परिस्थितियों के बावजूद माइकल उल्लेखनीय रूप से शांत रहा। उसने शांति से पूछा, क्या हम फिर से शुरू करें? ऑक, जो लगातार उत्तेजित होता जा रहा था, माइकल का गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। एक तेज और सुव्यवस्थित चाल में माइकल ने ऑक की कमर पर एक शक्तिशाली किक मारकर जवाबी हमला किया और साथ ही साथ ऑक के गले पर प्रहार किया, जिससे वह कोई आवाज नहीं कर पाया। अन्य ऑक घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ को देखकर चौंक गए। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते और माइकल की ओर दौड़ पाते, उसने पहले ही उस ऑक को पकड़ लिया था जिसे उसने अक्षम कर दिया था और दूसरों को एक शांत स्वर में संबोधित किया।
चलो लड़ाई से बचते हैं। बेहतर होगा कि हम साथ मिलकर काम करें, उसने अक्षम ऑक को समूह की ओर खींचते हुए शांति से सुझाव दिया। माइकल ने दबे हुए ऑक को हॉल के केंद्र की ओर खींचा। आधे रास्ते में उसने एक कुर्सी पकड़ी, उसे अपने दूसरे हाथ में संतुलित किया और उसे कमरे के बीच में रख दिया। ऑक अपने हाव भावों में लगातार शत्रुतापूर्ण होते जा रहे थे, धीमी आवाज में गुर्राहटें निकाल रहे थे और खतरनाक धमकियां दे रहे थे। माइकल ने शांत भाव से कुर्सी पर बैठते हुए एक पैर दूसरे पैर पर रखा और उनके आक्रामक व्यवहार के बावजूद अपना संयम बनाए रखा। ऑर्क्स ने उसे घेर लिया, उनका व्यवहार और भी शत्रुतापूर्ण होता जा रहा था। तुम खुद को क्या समझते हो, इंसान? ऑर्क्स में से एक ने अपने तीखे दांत दिखाते हुए कहा। हाँ, तुम में हिम्मत है कि तुम यहाँ ऐसे चल रहे हो जैसे कि यह जगह तुम्हारी है, एक और ऑर्क ने अपनी उंगलियों को खतरनाक तरीके से चटकाते हुए कहा। माइकल ने उनकी शत्रुतापूर्ण निगाहों का सामना आत्मविश्वास के साथ किया, जिससे ऐसा आभास हुआ कि उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। तुम लोगों ने कहा कि मैं हीरो हूँ, है न? खैर, तुम सब गलत समझ रहे हो। मैं इस कहानी का खलनायक हूँ और मैं इस जगह को साफ करने वाला हूँ, माइकल ने भयावह हंसी के साथ घोषणा की, जिससे ऑर्क्स पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। तुम आराम कर सकते हो और अपना हिस्सा ले सकते हो, या तुम मुझे नाराज कर सकते हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं इस जगह को लूट लूंगा और तुम दोषी ठहरोगे, माइकल ने भयावह स्वर में हंसते हुए कहा, अपनी नई नई खलनायकी का आनंद लेते हुए। अध्याय 1089 बैंक लुटेरा बनना। जब ऑक्स ने देखा कि माइकल किस तरह बेपरवाही से बैठा है, तो उनका गुस्सा फूटने लगा। विद्वान ऑक्स के विपरीत जो सीखने को महत्व देते थे और हिंसा से बचते थे, विल्नियस ऑक्स क्रूरता में आनंद लेते थे। माइकल के उनके सामने शांत बैठने के दुस्साहसिक कार्य ने उन्हें उसे फाड़ डालने की इच्छा जगा दी। तुम पागल हो गए हो, इंसान, एक और ऑक ने बड़बड़ाया। लेकिन माइकल ने धीरे से उस ऑक को नीचे गिरा दिया जिसे उसने वश में किया था और अपना पैर उसके ऊपर टिका दिया। ऑक गुस्से से उबल रहे थे, माइकल पर झपटने के लिए तैयार थे। रुको! जैसे ही ऑक उस पर अपना गुस्सा निकालने वाले थे, एल्मर की आवाज़ हॉल में गूंज उठी, जिससे वे वहीं के वहीं रह गए। एल्मर भी इस बात पर अपना आश्चर्य नहीं छिपा सका कि इंसान इतनी लापरवाही से बैठा था, उसका पैर ऑक के ऊपर टिका हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है, एल्मर ने ठहाका लगाया। फिर भी उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक छिपी हुई थी, जो हत्या करने के खामोश इरादे से भरी हुई थी। माइकल ने एल्मर को घेरते हुए एक पीले रंग की आभा देखी, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि एल्मर के पास उसके बराबर की ताकत थी। बेशक माइकल को पता था कि अगर उसने अपनी दैवीय शक्तियों को उजागर किया तो एल्मर युद्ध में कोई मौका नहीं पाएगा। अगर तुम इतने शांत और संयमित हो तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कोई योजना है। मुझे संदेह है कि तुमने सिर्फ वीरता के कारण बंधकों को देखने के लिए स्वेच्छा से काम किया है। तुम्हारे कुछ और इरादे होंगे, एल्मर ने टिप्पणी की, फिर एक कुर्सी खींची और माइकल के सामने बैठ गया। बेशक, माइकल ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया। जैसा कि तुमने कहा, मैं सिर्फ बंधकों की जांच करने के लिए स्वेच्छा से काम करने वाला मूर्ख हूं। एल्मर ने ऑक्स की ओर देखा, चुपचाप उन्हें पीछे हटने का इशारा किया। ऑक्स को अपने साथी ऑक्स को किसी इंसान के पैर के नीचे देखना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने एल्मर को पार करने की हिम्मत नहीं की। अपनी योजना से मुझे आश्चर्यचकित करो, इंसान। लेकिन चलो तुम्हारे नाम से शुरू करते हैं, एल्मर ने अनुरोध किया। जॉन, माइकल ने शांति से कहा। तो जॉन, यहाँ तुम्हारी क्या योजना है? मेरे ऑक्स ने जगह को घेर लिया है और बंधकों का भाग्य मेरे हाथों में है, एल्मर ने अपनी कुर्सी पर आराम करते हुए कहा। माइकल ने चुपचाप एल्मर की बात सुनी। तुम निश्चित रूप से कोई देवदूत नहीं हो, ये स्पष्ट है। भले ही तुम खेती के मामले में हमसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम हमें आसानी से नहीं मार सकते और बंधकों को नहीं बचा सकते। वास्तव में, अगर तुम ऐसा करते तो तुम्हें डुरान ऑक्स द्वारा मौत की सजा दी जाती। मुझे कहना चाहिए, वे ऑक नियमों और कानूनों के सख्त समर्थक हैं, एल्मर ने समझाया, उसका स्वर लगभग आनंद से रंगा हुआ था, जैसे कि वह खेल का आनंद ले रहा हो। केवल तभी जब वे तुम्हारे शवों को पालें, माइकल ने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ में ठंडक और मनोरंजन दोनों थे। एक चतुर व्यक्ति, है न? तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि अगर मेरे पास भागने की कोई योजना नहीं होती तो मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ खुद को बंद नहीं करता, माइकल ने वेडोरा के सिर की ओर सिर हिलाते हुए कहा। तो क्यों ना हम एक दूसरे का समय बर्बाद करना बंद करें और तिजोरी के अंदर लूट का माल बांट लें? आपस में लड़ने से बरूग और उसके आदमियों को दरवाज़ा तोड़ने का और समय मिल जाएगा। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हम हमेशा के लिए यहाँ बंद नहीं रह सकते, माइकल ने सुझाव दिया। ये सुनकर एल्मर जोर से हंस पड़ा। जॉन, तुम्हारे पास इस्पात की नसें होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि हम आपके साथ कुछ साझा करेंगे? उसने पूछा। जवाब में माइकल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अंधेरे की लपटों को बुलाया। माइकल के हाथ के ऊपर काली लपटें उभरी और अशुभ रूप से नाचने लगीं। एल्मर की मुस्कान तुरंत जम गई क्योंकि उसने अंधेरे की लपटों से निकलने वाली तीव्र गर्मी को महसूस किया।
उसने अपने जीवन में ऐसी भयावह काली लपटें कभी नहीं देखी थीं। एल्मर और ऑक्स की चौंकी हुई निगाहों के नीचे माइकल ने अपने पैर के नीचे ऑक पर अंधेरे की लपटों को दबाया। आर्घे, आग की लपटें। अब मुझे बताओ एल्मर, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं उन्हें बताऊं कि तुम और तुम्हारे गिरोह ने तिजोरी लूट ली और गायब हो गए, तो डुरान ऑक्स मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे? माइकल ने पूछा, उसकी मुस्कान ठंडी थी। काली लपटों ने ऑक्स और एल्मर दोनों को पसीने से तर कर दिया था। जैसे जैसे काली लपटें कम होती गईं, कमरे का तापमान धीरे धीरे सामान्य हो गया। वह काली लपट, वह कुछ खास है, एल्मर ने टिप्पणी की। उसका आश्चर्य स्पष्ट था, हालांकि उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। लगता है कि तुम बंधकों के बारे में भूल गए हो, जॉन। मैं एक निर्दयी हत्यारे को पहचान सकता हूं जब मैं उसे देखता हूं। तुम हत्यारे हो सकते हो, लेकिन तुम बंधकों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, एल्मर ने घोषणा की। वहां क्या हो रहा है? पिंक की आवाज़ माइकल के कान में गूंजी, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया, अपना ध्यान एल्मर पर केंद्रित रखा। एल्मर की टिप्पणी का जवाब देने के बजाय माइकल आगे झुका, अपनी आंखों पर उंगलियां रखते हुए। मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि मेरे पास बंधकों से निपटने की कोई योजना नहीं है, माइकल ने चुनौती दी। जब एल्मर ने माइकल से आंखें मिलाईं, तो वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि जॉन के पास किसी तरह की योजना है। उसका आत्मविश्वास और व्यवहार बहुत कुछ बयां कर रहा था, जिससे एल्मर को जॉन को खत्म करने के किसी भी विचार पर संदेह हुआ। धीरे धीरे एल्मर को एहसास होने लगा कि जॉन के पास बंधकों को नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोई रणनीति हो सकती है। तुम उस मानव मैल के साथ बातचीत क्यों कर रहे हो, एल्मर? एक ओर्क ने धैर्य खोते हुए गुर्राते हुए कहा। हाँ, बस उसे मार डालो और उसके शरीर को बाहर फेंक दो। इससे एक संदेश जाएगा, एक और ओर्क ने दहाड़ते हुए कहा। माइकल जानता था कि वह ओर्क और एल्मर को भेज सकता है और यदि आवश्यक हो तो उनके शरीर को अंधेरे लपटों में जला सकता है। हालांकि उसने उस विकल्प को अंतिम उपाय माना। इसके बजाय माइकल एल्मर और विलिनियस गिरोह के साथ सहयोग करना चाहता था। उसने उनके साथ मिलकर एक साइड बिजनेस शुरू करने का अवसर देखा, जिससे सोने के सिक्कों में बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। माइकल को राइडन फंड्स जैसी जगहों को लूटने के बारे में सोचने में कोई अपराधबोध या पछतावा महसूस नहीं हुआ। पिंक के अनुसार डुरान एक समृद्ध राज्य था और इस दुनिया में उसके जीवित रहने के लिए धन संचय करना आवश्यक था। अपने खुद के बचने की तुलना में डकैती की संभावना माइकल के विवेक पर भारी नहीं पड़ी। जब तक वह आलसी और गिलरूट तिजोरी नहीं तोड़ देता, तब तक हम दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे कहना होगा, जॉन, मैंने इस डकैती की योजना बनाने में कई सप्ताह बिताए और तुम चीज़ों को जटिल बना रहे हो। मुझे जटिलताएं पसंद नहीं हैं, एल्मर ने ठंडे स्वर में टिप्पणी की, लेकिन माइकल खुद को रोक नहीं सका और हंस पड़ा। सप्ताह? क्या तुम मजाक कर रहे हो? माइकल ने ठहाका लगाया। मैं 1 या 2 दिन में इस जगह को पूरी तरह से लूट सकता था, उसने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे जैसा समझदार आदमी जानता है कि मुझे मेरा हिस्सा देना लंबे समय में फलदायी होगा। इस बारे में सोचो, माइकल ने आग्रह किया। माइकल के प्रस्ताव को सुनकर एल्मर खुद को रोक नहीं सका और हंस पड़ा। तुमने कहा था कि तुम 1 या 2 दिन में इस जगह को लूट सकते हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है, उसने और जानकारी जुटाने के लिए कहा। यह माइकल और एल्मर के बीच मानसिक शतरंज का एक बड़ा खेल था। क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए सहमत हो, तो मैं तुम्हें डकैती की जगह और समय चुनने और काम करने दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी योजना दूंगा जिससे तुम उन जगहों पर जाकर लूट को बिना किसी जटिलता के और 100% सफलता दर के साथ साफ कर सकोगे, माइकल ने शांति से कहा। माइकल के और जगहों पर लूट करने के इरादे को सुनकर वेडोरा को आश्चर्य और उत्साह का मिश्रण महसूस हुआ। मेरे लिए यह बहुत हो चुका। अचानक एक अधीर ऑक ने माइकल पर पीछे से हमला किया। माइकल ने बिना किसी हिचकिचाहट के एल्मर की आंखों से ऑक को देखा। वह तेजी से एक तरफ गया, ऑक की कुल्हाड़ी पकड़ी और ऑक को संतुलन से बाहर खींच लिया। ऑक ने माइकल की कच्ची ताकत को बहुत कम आंका था। उनकी नज़र में वह सिर्फ एक इंसान था, लेकिन उन्हें उसकी ईश्वरीय शक्ति का कोई अंदाज़ा नहीं था। जहां तक उनका सवाल था, उसने ऑक को भारहीन महसूस कराया। जब ऑक माइकल के खिंचाव के बल पर गिरा, तो उसने ऑक के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और एक ही शक्तिशाली वार से ऑक के सिर को उसके कंधों से अलग कर दिया। झूला। खून फर्श पर और एल्मर के चेहरे पर फैल गया। ऑक का बेजान शरीर हिल गया और उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। माइकल वहीं खड़ा था, उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसने एल्मर को एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो तुम्हें इन बेवकूफ़ों से छुटकारा पाना होगा, माइकल ने कहा। माइकल की अविश्वसनीय गति और कच्ची ताकत को देखने वाले ऑक एक कदम पीछे हट गए, उनके दिल डर और सदमे से दब गए। क्या होगा अगर तुम बाहर निकलकर हमें धोखा दे दो? एल्मर ने माइकल का विरोध करने के बजाय उसके साथ काम करने की संभावना पर विचार करते हुए पूछा। चोरों के बीच सम्मान, माइकल ने बस जवाब दिया।
जब अन्य औक उत्तेजित हो गए और आगे बढ़ने लगे तो एल्मर तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अपने हाथों को शांत करने वाले इशारे में ऊपर उठाया। रुको, एल्मर ने अपने आदमियों को दृढ़ता से आदेश दिया। मुझे इस तरह के रोमांच पसंद हैं, इसलिए मैं आपको एक हिस्सा देने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको आधा नहीं दे सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास खिलाने के लिए और भी मुंह है, एल्मर ने तर्क दिया। चूंकि हम भविष्य में एक साथ काम करेंगे, इसलिए मैं आपको लूट का 65% हिस्सा लेने दे सकता हूं, माइकल ने प्रस्ताव रखा। हा, एल्मर ने अपने चेहरे से खून पोंछने से पहले दिल खोलकर हंसा। फिर उसने अपना हाथ माइकल की ओर बढ़ाया, हाथ मिलाते हुए अपनी सहमति को पक्का किया। तुम्हें ये खून साफ करना होगा, एल्मर ने इशारा किया और माइकल ने सहमति में सिर हिलाया। अपनी कलाई के एक झटके से माइकल ने एक रंगहीन तरल की शीशी निकाली और उसे जमीन पर उड़ेल दिया। एल्मर को आश्चर्य हुआ, तरल फर्श पर बह गया, जिससे खून के सभी निशान पूरी तरह मिट गए। अब चलो तिजोरी तोड़ते हैं, माइकल ने सुझाव दिया। एल्मर को पता नहीं था कि एक स्पाइडर चुपके से उसके कपड़ों पर चढ़ गया था और उसकी जेबों में छिप गया था। जल्द ही यह अदृश्य स्पाइडर एल्मर द्वारा देखी और सुनी गई हर बात को पिन के ठिकाने पर वापस भेज देगा। अनजाने में एल्मर अमीर जगहों को लूटने की तलाश में माइकल का अधीनस्थ बन गया था। जैसे ही वे तिजोरी की ओर बढ़े, माइकल ने अपनी पोशाक बदलने के लिए सिस्टम को बुलाया। उसके हरे रंग के पन्ने के वस्त्रों को तुरंत ही काले वस्त्रों से बदल दिया गया, उसका चेहरा एक हुड और खोपड़ी के मुखौटे से छिपा हुआ था। मुझे लगता है कि आपके पास तिजोरी तोड़ने की कोई योजना है, एल्मर ने पूछा। जॉन के परिवर्तन को देखकर वह और अधिक उत्सुक हो गया। मुझे लगा कि आप कभी नहीं पूछेंगे, माइकल ने हंसते हुए कहा। तिजोरी के कमरे में पहुंचने पर माइकल ने देखा कि गिलरूट अभी भी तिजोरी को तोड़ने के लिए रूनों पर लगन से काम कर रहा था। बंधक जमीन पर कांप रहे थे, उनका डर स्पष्ट था। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने खुले दरवाजे से तिजोरी के कमरे में अपना खुद का मिश्रण युक्त एक कांच की शीशी फेंकी। शीशी टकराने पर टूट गई, जिससे बंधक चौंक गए। यह क्या बकवास है, गिलरूट ने टूटी हुई शीशी की जांच करते हुए उलझन में बड़बड़ाया। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, गिलरूट बेहोश होकर गिर पड़ा। तिजोरी के कमरे के अंदर मौजूद सभी लोग, जिनमें ऑफ गार्ड भी शामिल थे, जमीन पर गिर पड़े। माइकल ने फिर शांति से दरवाजे से बाहर कदम रखा और शानदार धातु की तिजोरी के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मैं इंतजार कर रहा हूं, एल्मर ने कहा, उसका हाथ धीरे से उसकी कमर पर खंजर को पकड़े हुए था। जॉन की किसी भी अप्रत्याशित हरकत के लिए तैयार था। एल्मर को आश्चर्य हुआ जब माइकल ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से तिजोरी के दरवाजे को मुट्ठी में बंद कर दिया। एल्मर विस्मय में देख रहा था कि ठोस धातु का दरवाजा कांप रहा था और आसपास की दीवार में दरारें पड़ने लगी थीं। माइकल की अथक पकड़ के कारण तिजोरी का विशाल दरवाजा लगातार टूटता और कांपता रहा, जब तक कि एक जोरदार धमाके के साथ वह जमीन पर गिर नहीं गया। तिजोरी की सामग्री के सामने आने पर उनकी आंखों में एक चमकदार दृश्य दिखाई दिया। सोने के सिक्कों, चमचमाते माणिक और हीरे और चमचमाते सोने के बार और बिस्कुट के झिलमिलाते ढेर उनके सामने पड़े थे, जो एक शानदार, दीप्तिमान प्रकाश में नहाए हुए थे जो उनके चेहरों पर नाच रहा था। माइकल अपने सामने के दृश्य को देखकर खुद को खुश हुए बिना नहीं रह सका। वह एल्मर और अन्य ऑक्स की ओर मुड़ा, उसके होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। अब मैं इसे एक बहुत अच्छा स्को कहता हूं, माइकल ने एक हंसी के साथ टिप्पणी की, उसकी आंखें चमकते हुए खजाने पर टिकी हुई थीं। अध्याय 1090 फिर से बहुत अमीर बनना। क्रूर शक्ति ऋण शक्ति को हरा देती है, एल्मर ने स्वीकार किया। माइकल की कच्ची शक्ति से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। माइकल की शारीरिक शक्ति को देखकर वह अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सका। काम पर लग जाओ, एल्मर ने अपने ऑक साथियों को आदेश दिया और उन्होंने उत्सुकता से आज्ञा का पालन किया। अपने अंतरिक्ष के छल्लों से बड़ी बोरियां निकाली और तिजोरी से कीमती लूट से उन्हें भरने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि माइकल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं जब उसने देखा कि ऑक अपने अंतरिक्ष के छल्लों का उपयोग धन को संग्रहित करने के बजाय अपने बोरे पैक कर रहे थे। तिजोरी के भीतर खजाने को जटिल रूनों द्वारा संरक्षित किया गया था, जिससे इसे अंतरिक्ष के छल्लों में संग्रहित होने से रोका जा सके। हमारे दोस्त जॉन के लिए यहाँ 35% छोड़ दो, एल्मर ने मनोरंजन के संकेत के साथ कहा। मुझे आश्चर्य है कि आप इस सारी संपत्ति को अपने साथ कैसे ले जाने की योजना बना रहे हैं, एल्मर ने सोचा। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। माइकल चुप रहा, उसे अच्छी तरह पता था कि स्पेस रिंग जैसे पारंपरिक तरीके इस जादुई खजाने के लिए काम नहीं करेंगे। हालांकि माइकल के पास एक तरकीब थी, उसका सिस्टम स्टोरेज। जैसे ही ऑक्स ने अपने बोरे भरे और जल्दी से उन्हें तिजोरी से बाहर खींच लिया, माइकल ने शांति से अंदर कदम रखा। एल्मर ने उसे करीब से देखा, ये जानने के लिए उत्सुक था कि वह आगे क्या कर सकता है। एल्मर को आश्चर्य हुआ। माइकल ने बस अपना हाथ हिलाया, जिससे तिजोरी में बचे हुए सभी सोने के सिक्के, माणिक, हीरे और हर कीमती वस्तु पर एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी छा गई। कुछ ही क्षणों में वह चमकीली रोशनी गायब हो गई और तिजोरी की पूरी सामग्री अपने साथ ले गई।
आप किस तरह की स्पेस रिंग पहने हुए हैं? एल्मर ने पूछा, उसकी आवाज़ में शक्ति के अविश्वसनीय प्रदर्शन पर उसका आश्चर्य झलक रहा था। आपके साथ काम करना शायद बुरा विचार न हो, एल्मर ने स्वीकार किया, जॉन के साथ सहयोग करने के संभावित लाभों को पहचानते हुए। एल्मर की नज़र में माइकल साधन संपन्न लग रहा था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उपयोग विल्नियस गिरोह के भीतर लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता था। उसने जॉन को संपर्क के रूप में इस्तेमाल करके रैंक में ऊपर चढ़ने के बारे में सोचा। हालांकि एल्मर इस बात से पूरी तरह अनजान था कि माइकल के पास विल्नियस गिरोह का अपने फायदे के लिए शोषण करने के अपने इरादे और योजनाएं थीं। जब तिजोरी के भीतर की सारी दौलत गायब हो गई तो माइकल ने मुस्कुराते हुए एल्मर की ओर रुख किया। अब खंजर को मेरे गले पर रखो और बरूक से कहो कि आधे घंटे के भीतर उड़ने वाले जहाज भेज दे, माइकल ने निर्देश दिया। उसने एक ओर्क से खंजर छीन लिया, जिससे वे और एल्मर उत्तेजित होकर पीछे हट गए। माइकल ने मुस्कुराते हुए अपने वस्त्र को पन्ना हरे रंग की पोशाक में बदल दिया। जानबूझकर धीमेपन के साथ उसने खंजर को अपनी छाती पर चलाया, जिससे उसका अपना मांस कट गया। खून की धार बह रही थी, जिससे उसके हरे वस्त्र लाल हो गए। इससे बरूक को वह प्रेरणा मिलेगी जिसकी उसे जरूरत है, माइकल ने आत्मविश्वास से टिप्पणी की। माइकल के पीछे एक और मजबूती से खड़ा था। जब वे आगे बढ़ रहे थे तब उसने खंजर को उसके गले पर रखा। माइकल ने अपना संयम बनाए रखा, डर या बेचैनी का कोई संकेत नहीं दिखाया। एल्मर ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया और जल्द ही वे इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। उसने भारी दरवाजे खोले, जिससे बाहर हलचल का नज़ारा दिखाई दिया। बरूक और सैनिकों की एक टुकड़ी घटनास्थल पर थी, जो उत्सुक नागरिकों को दूर रखने की कोशिश कर रही थी। राइडन के चारों ओर एक परिधि बना रही थी। फंड निर्माण। माइकल के शरीर पर खून के धब्बे देखकर बरूक का चेहरा उदास हो गया। गुस्से में उसकी मुट्ठियां भींच लीं और वह माइकल के पास गया। उसकी आवाज़ धीमी और सख्त थी। तुमने क्या किया? बरूक ने पूछा। उसकी आंखें माइकल की आंखों पर टिकी थीं। हालांकि एल्मर शांत और संयमित रहा। उसने पूछने से पहले एक हंसी निकाली, मैंने जो उड़ने वाला जहाज मांगा था वह कहाँ है? यह अपने रास्ते पर है, बरूक ने जवाब दिया। उसकी नज़र माइकल से कभी नहीं हटी। जैसे ही अधीरता बढ़ती गई, एल्मर का स्वर बदल गया। मुझे जहाज का देर से आना पसंद नहीं है, उसने कहा। फिर माइकल के पीछे खड़े ऑक को इशारा किया। बिना किसी हिचकिचाहट के ऑक ने माइकल के कंधे पर खंजर घुमाया। हालांकि उसके आश्चर्य से ऐसा लगा जैसे वह एक ठोस पत्थर की दीवार को काट रहा था। क्या दुनिया है? ऑक ने अविश्वास में माइकल के प्रतीत होने वाले अजेय मांस को घूरते हुए खुद से कहा। बंधकों को चोट पहुंचाना बंद करो एल्मर। तुम नहीं चाहते थे कि यह डकैती का मामला हत्या में बदल जाए, बरूक ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। हालांकि एल्मर ने केवल हंसा, एक भयानक आवाज़ जो हवा में लटकी हुई थी। अधिकारी बरूक, हम विल्नियस गिरोह हैं। हम नाश्ते के लिए हत्याएं करते हैं और रात के खाने के लिए और भी हत्याएं करते हैं। इसलिए नहीं, हमें इसकी परवाह नहीं है। जब तक आप नहीं चाहते कि यह हीरो आपकी आंखों के सामने मर जाए, मैं चाहता हूं कि एयरशिप 10 सेकंड के भीतर आ जाए, एल्मर ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। माइकल के पीछे खड़े ऑक ने उसे काबू में रखते हुए उसके गले पर खंजर दबा दिया। बरूक और उसके सैनिक गुस्से से उबल रहे थे, लेकिन वे अपराधियों के सामने खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। ठीक समय पर एक बड़ी छाया उनके ऊपर छा गई, जिससे जमीन पर अंधेरा छा गया। सभी की आंखें ऊपर की ओर मुड़ गईं और उन्होंने हरे रंग की पाल और गहरे भूरे रंग के पतवार के साथ एक विशाल उड़ता हुआ जहाज देखा, जो आकाश में शानदार ढंग से तैर रहा था। बहुत बढ़िया समय था, एल्मर ने प्रशंसा में अपने हाथ ताली बजाए। रस्सियां गिराओ, बरूक चिल्लाया। उसकी आवाज़ में गुस्सा और अधीरता थी। जहाज के चालक दल ने तेजी से आज्ञा का पालन किया, कई रस्सियों को जमीन पर उतारा। वे इन रस्सियों का उपयोग करके नीचे उतरने लगे ताकि वे भागने में सहायता कर सकें। हम जहाज और आपके कीमती हीरो को आपातकालीन रोशनी के साथ डुरान से बहुत दूर छोड़ देंगे। आप उसे बाद में उठा सकते हैं, एल्मर ने कहा, क्योंकि वह आत्मविश्वास से रस्सियों के सहारे जहाज तक पहुंच रहा था। ऑक्स ने रस्सियों को कसकर पकड़ते हुए उनका पीछा किया, क्योंकि एल्मर ने एक तंत्र को सक्रिय किया जिसने उन्हें जहाज तक पहुंचाया। जैसे ही वे जहाज के ऊपरी डेक पर पहुंचे, एल्मर ने पतवार को पकड़ लिया और कुशलता से पतवार को घुमाया। विशाल हवाई जहाज धीरे धीरे मुड़ने लगा। इसके पाल फड़फड़ाने लगे क्योंकि इसने अपना रास्ता बदल लिया। माइकल ने देखा कि जहाज के पाल हवा से भर रहे थे, जो इसे डुरान से भागते समय आगे बढ़ा रहा था। जब वे डुरान से दूर उड़ रहे थे तो माइकल पालों में उकेरे गए जटिल रूनों और जहाज के पतवार को सजाने वाले चमकते प्रतीकों को देखे बिना नहीं रह सका। हवाई जहाज के पिछले हिस्से में रहस्यमय रूनों की एक सरणी से ढका एक बड़ा बॉक्स था। जिज्ञासा की भावना के साथ उसने अपनी एक्स-रे दृष्टि को सक्रिय किया, जिससे बॉक्स के भीतर से निकलने वाली एक शक्तिशाली ऊर्जा हस्ताक्षर का पता चला। आप ले सकते हैं, खंजर दूर करो, मेरे दोस्त, माइकल ने ऑक से कहा।
एल्मर की चौकस निगाह के नीचे ऑक ने अनिच्छा से खंजर को म्यान में डाल लिया, जिसे कुछ क्षण पहले माइकल के गले पर दबाया गया था। ब्लेड के अब कोई खतरा न होने के कारण माइकल ने अपनी मांसपेशियों को खींचा, तनाव धीरे धीरे कम हो रहा था। क्या तुम हमें अपना अगला कदम बताने जा रहे हो? एल्मर ने पूछा, उसके हाथ पतवार पर स्थिर थे। मुझे डुरान में कुछ मामलों पर ध्यान देना है, माइकल ने शुरू किया, उसका लहजा सहज था। इस बीच, यदि तुम्हें कोई आकर्षक लक्ष्य मिल जाए तो मुझे बताने में संकोच न करें। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मुझे छोटे मोटे स्को में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा हूं तो यह एक बड़ी डकैती होनी चाहिए। लक्ष्यों के बारे में चिंता मत करो, डुरान के पास लूटने के लिए बहुत सारी मोटी मछलियां हैं, एल्मर ने आश्वासन दिया। हालांकि असली सवाल यह है कि हम तुमसे कैसे संपर्क करें। मुझे लगता है कि आपके विलिनियस गिरोह के बाकी सदस्यों से मिलना संभव नहीं है, माइकल ने जवाब दिया, उसका संदेह स्पष्ट था। चलो यहाँ यथार्थवादी बने, जॉन। इस समय हमारे बीच विश्वास ऐसी चीज़ नहीं है जो आसानी से बह सके। इसलिए हमारे ठिकाने के बारे में आपको बताना थोड़ा जल्दबाजी होगी, एल्मर ने समझाया। हालांकि उसने एक नीले रंग का क्रिस्टल, जिस पर एक रून उकेरा हुआ था, माइकल की ओर फेंका, जिसने उसे बीच हवा में ही पकड़ लिया। यह एक तरफा संचार क्रिस्टल है। जब मैं अपना अगला लक्ष्य चुन लूंगा तो मैं संपर्क करूंगा, एल्मर ने स्पष्ट किया। जैसे जैसे हवाई जहाज डुरान साम्राज्य से दूर होता गया, वे अंततः एक लुभावने दृश्य पर पहुंचे, एक विशाल सफ़ेद फूलों का मैदान जो एक अशांत, तूफानी आकाश के नीचे ज़मीन पर अंतहीन रूप से फैला हुआ था। मैदान एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य था, सफ़ेद फूल ऊपर काले, घना बादलों के साथ बिल्कुल विपरीत थे। एल्मर, जो अभी भी पतवार पर था, माइकल की ओर मुड़ा और उसे जॉन के उपनाम से संबोधित करते हुए कहा, यही वह जगह है जहां हम अलग होते हैं, जॉन। माइकल ने सफ़ेद फूलों के विस्तार को देखा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। आप हवाई जहाज़ के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? उसने पूछा। एल्मर सवाल सुनकर हंसे बिना नहीं रह सका। डुरान ऑक मानते हैं कि वे इस जहाज़ में लगे रूनों का उपयोग करके हमें ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक आश्चर्य होने वाला है। उसने अपने आसपास के ऑक को इशारा किया, जो हंसी को दबा रहे थे। हम इस जहाज़ को अलग कर देंगे और इसके पुर्जे बचा लेंगे, फिर उन्हें सोने के सिक्कों की एक अच्छी रकम में बेच देंगे। एल्मर के साथ आए ऑक जोर जोर से हंसने लगे, उनकी कर्कश आवाज़ें डुरान ऑक की कथित अयोग्यता का मजाक उड़ा रही थीं। हमारे पीछे आओ, मेरे पैर, उनमें से एक ने ठहाका लगाया। डुरान ऑक हमेशा थोड़े धीमे होते हैं, एक और ऑक ने मुस्कराते हुए कहा। एल्मर अभी भी खुश था, उसने कहा, बिल्कुल, वे विलिनियस गिरोह को कमानते हैं। अब, जॉन, हमारे रास्ते यहाँ अलग हो जाते हैं। उस संचार को क्रिस्टल के करीब रखें। जब समय सही होगा, मैं संपर्क में रहूंगा। माइकल ने सिर हिलाया और एल्मर और उसके उग्र ऑक साथियों पर एक आखिरी नज़र डालते हुए वह हवाई जहाज से उतरा और अपने अगले कदम के लिए तैयार फूलों से ढकी हुई प्राचीन भूमि पर चला गया। सफ़ेद फूलों के विशाल मैदान के बीच खड़े होकर माइकल ने देखा कि हवाई जहाज दूर क्षितिज में पीछे हट गया, विशाल आकाश में एकमात्र धब्बा। एक गहरी सांस के साथ उसने ईयरपीस चालू किया। हेलो, पिंक, उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ पिंक की आवाज़ में जान आ गई। भूत, क्या हुआ? क्या तुम गिलरूट से मिले? अपने लहजे में मनोरंजन के संकेत के साथ माइकल ने राइडन फंड्स के भीतर घटित घटनाओं का हर विवरण सुनाया, एल्मर और विलिनियस गिरोह के साथ अपने मुठभेड़ की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की। पिंक की आवाज़ में उत्साह और अविश्वास झलक रहा था। तो अब हम बैंक लूट रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये दिन देखूंगा। माइकल ने तथ्यात्मक लहजे में जवाब दिया, हमें धन की ज़रूरत है, पिंक। ये हमारे लिए ज़रूरी धन इकट्ठा करने का सबसे तेज़ तरीका है। पिंक ने उनके कार्यों की ज़रूरत को स्वीकार किया। सच है, हमें धन की ज़रूरत है, लेकिन क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? ये खतरनाक लगता है। माइकल ने उसे आश्वस्त किया, एल्मर के पास स्पाइडर है, हम हर समय उस पर नज़र रखेंगे। पिंक की प्रतिक्रिया संतुष्टि से भरी थी। यह अद्भुत है। पिंक की और सहायता करने के लिए दृढ़ संकल्पित माइकल ने प्रस्ताव रखा, मैं एल्मर के स्पाइडर को आपके कमरे में लगे दर्पणों में से एक से जोड़ने में आपकी सहायता करूंगा ताकि आप उस पर कड़ी नज़र रख सकें। जिज्ञासा से भरकर पिंक ने पूछा, आपका अगला कदम क्या है, घोस्ट? माइकल की आवाज़ में प्रत्याशा का संकेत था, क्योंकि उसने अपनी योजना का खुलासा किया। अब गिलरूट से दोस्ती करने और एक नया पदक बनाने का समय आ गया है।